ओके गाइस, वेलकम टू द लेक्चर। बॉर्डर मैनेजमेंट करने जा रहे हैं हम लोग। तो इंटरनल सिक्योरिटी, जीएस, जनरल स्टडीज पोर्शन 3 का आपका टॉपिक है ये। ठीक है, पेपर 3 का टॉपिक है। सो इसको समझते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलराइट, इस साल क्वेश्चन आया था यूएवी का। ओके, अनमैन्ड एरियल व्हीकल कैसे बॉर्डर मैनेजमेंट को, ओके, स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स कैसे यूज करके हमारे जो बॉर्डर मैनेजमेंट इश्यूज हैं उनको चेंज करता है। ठीक है, इसको आप समझ लेना। सो यहाँ पर आप देखो कि बॉर्डर मैनेजमेंट होता क्या है। सो दीज आर बेसिकली measures and strategies which are employed by a country to regulate and secure its border। तो जैसे इंडिया है, ऑलराइट, इंडिया क्या क्या स्ट्रैटेजीज और मेजर्स यूज करके अपने जो बॉर्डर है उसका एक बहुत ज्यादा एक वास्ट हॉस्टाइल बॉर्डर है इंडिया का। सो उसको कैसे इंडिया जो है वो मैनेज करता है, दिस इज बेसिकली बॉर्डर मैनेजमेंट। ओके, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल। ओके, लोग आ रहे हैं, कसाब, आपको पता था अजमल कसाब जो है वो भी क्रॉस बॉर्डर से ही आया था। जो कश्मीर में आता है टेररिस्ट, ओके, वो भी क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान से पुश किया जाता है। एंड ओके, एंड देन ये जो चाइना चाइना से आप देख सकते हो, ठीक है, चाइना में भी इश्यूज हैं। चाइना का बॉर्डर ओपन बॉर्डर है, तो चाइनीज ट्रूप्स जो हैं वो हमारे तरफ आ जाते हैं। बांग्लादेश से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, हमारा पॉपुलेशन डेमोग्राफिक इशू बन गया बांग्लादेश के साथ, बिकॉज अ लॉट ऑफ बांग्लादेशीज इलीगल इमिग्रेंट्स, दे आर कमिंग टू इंडिया फॉर इकोनॉमिक एंड अदर पर्पसेस। एंड देन उन पीपल हो गया, फिर गुड्स। तो इसमें बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ आपको पता है कि इशू है ऑफ द कैटल स्मगलिंग। ठीक है, जिसमें एक बीएसएफ का भी एक र्यूमर है दैट बीएसएफ हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल्स इन प्लेइंग दैट। और उसके बाद नारकोटिक्स, यहाँ पर समझो गुड्स में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो गुड्स में क्या क्या होगा, नारकोटिक्स। तो दिस इज अ वेरी बिग इशू बिकॉज पंजाब का जो यूथ है, इट हैज बीन सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड बाय द आईएसआई रन ड्रग ट्रेड। सो आईएसआई जो है वो क्या करता था कि जो समझौता एक्सप्रेस है या इस टाइप के जो ट्रेन्स है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलते हैं, या बसेस जो चलती हैं, या लोग आते हैं, ओके, या दुबई के थ्रू, आईएसआई क्या करता है कि पंजाब में ड्रग्स पुश करवाता है। और ड्रग्स पुश करवाता है, उसके थ्रू जो पंजाबी यूथ है उनको सिस्टमैटिकली एडिक्ट किया गया बाय द आईएसआई, ऑलराइट, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। एंड देन जो आईएसआई है वो बेसिकली जो इंडिया है, इट वाज अनएबल टू कैच दिस आईएसआई रन ड्रग ट्रेड। ओके, सो ये भी एक इशू है बॉर्डर मैनेजमेंट का। क्योंकि आप देख रहे हो बॉर्डर मैनेजमेंट, हमें लगा ना कि बहुत छोटा सा इशू है, ठीक है, बॉर्डर मैनेजमेंट यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, लेकिन बॉर्डर मैनेजमेंट में कई लेयर्स हैं। इट हैज अ लेयर इन पंजाब दैट इज ऑफ ड्रग स्मगलिंग। वी हैव अ लेयर इन, आप अगर देखो तो बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ कैटल स्मगलिंग का, हमारा जो कैटल हम स्मगल जो हो रहा है उसमें बहुत सारी बोवाइन काउज जो कि बॉस इंडिकस ब्रीड से बिलोंग करती है, विच ब्रीड बॉस इंडिकस, एंड इट इज सेक्रेड टू हिंदूज। और बॉस इंडिकस आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 48 में, दैट द स्टेट, ओके, विल मेक लॉज और विल ट्राई टू प्रोटेक्ट द कैटल वेल्थ ऑफ दिस कंट्री। ओके, सो ये चीज आपको समझनी है कि बहुत सारे लेयर हैं, हर बॉर्डर का अपना अलग इशू है। ओके, देन यस, पीपल का अगर आप लगा दो तो वहां पर आसाम का जो लोअर प्लेन्स है वहां पर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द पुश, because of the push of the uh, illegal Bangladeshi immigrants। ओके, देन रिसोर्सेज का स्मगलिंग एक बड़ा एक इशू है। रिसोर्सेज, नेपाल बॉर्डर पे चले जाओ तो जो नेपाल और बिहार का बॉर्डर है उससे क्या होता है, रिसोर्सेज का स्मगलिंग होता है, जैसे बालू। तो लॉट ऑफ सैंड माफियाज, ओके, लॉट ऑफ सैंड माफियाज आर देयर। और ये जो सैंड माफिया होते हैं वो क्या करते हैं, इंडिया का बालू लेके, इंडिया का मिनरल्स लेके नेपाल जाके उसको ब्लैक में बेच देते हैं। ओके, या म्यांमार, म्यांमार में आपने देखा कैसे म्यांमार का रिसोर्स जो है वो इंडिया में बिकता है ब्लैक में। ओके, इंडिया का जो रिसोर्स है उसको भेज दिया जाता है बांग्लादेश। ओके, वहां जाके ब्लैक में बिकता है। ठीक है, देन
उसके बाद आप देखोगे तो इसमें इमिग्रेशन लॉज, उसको इन्फोर्समेंट करना, नेशनल सिक्योरिटी के लॉज हैं उसको उसको इन्फोर्स करना, ये सब इनकम पास होता है आपके बॉर्डर मैनेजमेंट में। इसका इंपॉर्टेंस है नेशनल सिक्योरिटी में, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में, आपकी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो स्टेबल रहेगी, बिकॉज आप देख सकते हो तो काउंटर फीट मनी विच इज पुश्ड बाय पाकिस्तान। तो काउंटर फीट मनी क्या होता है? काउंटर फीट मनी इज बेसिकली मनी, रुपया जो होता है जो कि नकली होता है, और उसको पाकिस्तान क्या करता है, वो इंडिया में पुश करने की कोशिश करता है। और जब हाँ, फर्जी फर्जी जो फर्जी नोट्स होते हैं, और जब इंडिया में आता है तो वो जो ओरिजिनल नोट्स हैं उनके साथ मिल जाता है। क्या होता है, उसके ओरिजिनल नोट्स के साथ क्या करता है, मिल जाता है। और जब ओरिजिनल नोट्स के साथ मिल जाता है, तब इट क्रिएट्स एन इन्फ्लेशन। उसके बाद ब्लैक मनी, ओके, ब्लैक मनी जो है वो भी पुश की जाती है, और उसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी इश्यूज भी आपको देखने को मिलती है। देन कल्चरल एंड सोशल इंटेग्रिटी हार्म होती है, दूसरे कल्चर के लोग आके अपना ऑनक्लेव्स बनाते हैं। ऑल राइट, और उसके साथ जो पीपल हैं और उनका कल्चरल प्रैक्टिस है वो क्लैश होता है। आपने देखा कैसे एक बांग्लादेश और इंडिया का मैच चल रहा था वर्ल्ड कप का, आई थिंक 2019 की बात है, 2019, यू गाइस रिमेम्बर, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश था वर्ल्ड कप में। सो उसमें क्या हुआ था कि एक फादर और सन, दिल्ली की बात है, दिल्ली का एक थोड़ा सा लोअर क्लास, लोअर मिड क्लास सबर्ब है, आई थिंक मायापुरी नाम है उसका। एंड वहां पर अ सन एंड अ फादर वेयर बर्स्टिंग क्रैकर्स टू सेलिब्रेट इंडियाज विन अगेंस्ट बांग्लादेश, और उनको बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स ने क्या किया था, उनको पकड़ के और उनकी पिटाई कर दी थी, जिससे फादर की डेथ हो गई थी। सो ये भी आप देख सकते हो कैसे कल्चरल क्लैश हो रहा है, दैट दीज पीपल, दैट दीज बांग्लादेशीज, दे बेसिकली मेक enclaves, they have the very cutter mindset, and they are brainwashed in the religious camps. Okay, they are basically brainwashed in the religious centers of Bangladesh। और जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर जाके इनका जो माइंडसेट होता है, दे वर्क इन लो स्किल्ड जॉब्स, और दे ट्राई टू डू द डेमोग्राफिक शिफ्ट ऑल्सो इन लोअर एरियाज, लोअर स्किल्ड एरियाज। तो जैसे आप चले गए गलती से और वहां पर आपकी कोई ऑल्टरकेशन हो गया, सो इट्स एन ओवर मूवमेंट फॉर यू बेसिकली। ठीक है, दूसरी चीज है रोहिंग्यास का भी प्रॉब्लम है। ओके, रोहिंग्यास का भी प्रॉब्लम है, एंड बांग्लादेश रोहिंग्यास को बोलता है कि आप बर्मीज हैं, म्यांमार के हैं, यू बिलोंग टू म्यांमार। म्यांमार वाले बोलते हैं कि तुम बंगाली है। ओके, म्यांमार का पता है आपको, म्यांमार का जो एक्चुअल टर्म है, the actual term that the Burmese, the Myanmaris use for the Rohingya is Bengali। तो अब तुम बंगाली ऐसा बोल देते हैं बेसिकली, तो कोई रखना नहीं चाहता है। तो रोहिंग्यास जो हैं वो मेजोरिटी ऑफ देम आर कॉन्सेंट्रेटेड इन बांग्लादेश, और बांग्लादेश की जो सरकार है वो उनके अगेंस्ट में काम कर सकती है बाय पुटिंग देम इन अ कैंप। लेकिन इंडिया में जब वो आते हैं तो इंडिया में मल्टीपल एरियाज में वो कॉन्सेंट्रेट हो गए। और उसके बाद आप देख सकते हो कि दिल्ली में, जम्मू में, उत्तराखंड में, वहां जाके डेमोग्राफिक शिफ्ट कर रहे हैं। एंड लिटरेसी इज वेरी लो, कॉन्ट्रासेप्शन इज वेरी लो, एंड दीज पीपल, द रोहिंग्यास, दे आर हैविंग 8 9 10 चिल्ड्रन इन द कैंप इटसेल्फ। उसके चलते क्या हो रहा है, उत्तराखंड में प्रॉब्लम्स, जम्मू में देयर इज अ प्रॉब्लम, दिल्ली में देयर इज अ प्रॉब्लम। All right, and they are clashing with the original Indians, the original inhabitants of this country। Okay, then इंटरनेशनल रिलेशंस का प्रॉब्लम यहाँ पर क्या था, आपने देखा बॉर्डर मैनेजमेंट के चलते बर्मा म्यांमार, और सॉरी, बर्मा बांग्लादेश, नॉट म्यांमार, एक ही चीज है दोनों। बर्मा बांग्लादेश, दे बोथ केम क्लोज टू वॉर। उसी तरीके से हमारे सिस्टम में क्या हुआ था, डोकलाम, गलवान, ओके, देन पीओके क्राइसिस, बालाकोट, उरी, पठानकोट, ये सारे जो हैं, ये इतने सारे जो इश्यूज थे, उसमें आपने देखा कि लैक ऑफ अ गुड बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी की वजह से, लैक ऑफ अ गुड बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी की वजह से हम जो हैं सारे सही से, ओके, एक अच्छे वे में
हमने बॉर्डर मैनेजमेंट को नहीं किया, तो उसके वजह से हम जो हैं वी ऑलमोस्ट केम क्लोज टू अ वॉर विथ अदर कंट्रीज। ओके, सो दिस कैन लीड टू अ लॉट ऑफ नुकसान, दिस कैन लीड टू अ लॉट ऑफ लॉसेस दैट यू कैन नॉट अकाउंट फॉर अगर आपका बॉर्डर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। इफ योर बॉर्डर मैनेजमेंट इज नॉट अप टू द मार्क, तो दिस कैन लीड टू अ लॉट ऑफ लॉसेस। आप इंडिया का बॉर्डर देखो, सो वी हैव अराउंड 3,488 किलोमीटर्स ऑफ बॉर्डर विद चाइना। चाइना के बॉर्डर में क्या प्रॉब्लम है? मल्टीपल क्लेम लाइंस, देयर आर मल्टीपल क्लेम लाइंस, एंड उसमें एक दो जो लाइन है, एक है जॉनसन लाइन, ओके, और देन देर इज अनदर लाइन जो मैकमोहन लाइन जिसको हम लोग कहते हैं। और जो चाइना और इंडिया, ठीक है, बेसिकली दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अब ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है क्या कि 1914 में ब्रिटिशर्स ने चाइना के साथ तिब्बत के साथ एक संधि की थी। संधि का मतलब व्हाट डज संधि मीन? संधि मीन्स ट्रीटी इन इंग्लिश। देयर वाज अ ट्रीटी कॉल्ड द शिमला ट्रीटी। अब वहां पर हुआ क्या था दैट बेसिकली एट दैट टाइम चाइना वाज एट इट्स डिक्लाइन। डू यू गाइस रिमेंबर? आई टोल्ड यू, आई टॉट यू द ओपियम वॉर्स। उसमें समझाया था ना कि पूरा देश झूम रहा था ओपियम के नशे में। बॉक्सर रिबेलियन याद है? 100 years ऑफ ह्यूमिलिएशन, बॉक्सर रिबेलियन 1901। आई टॉट यू गाइस, तो उसमें आप सभी को याद होगा कि उस समय चाइना की माली हालत अच्छी नहीं थी, बिकॉज सिस्टमैटिकली जो है उस कंट्री को नशे में झूमने के लिए एडिक्ट किया गया था। एंड ओपियम एडिक्टेड कंट्री थी, जिसमें जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, रॉयल्स थे, एवरीबडी इन चाइना दे वेयर इन द intoxicated by the opium. Then what happened? उस समय 1914 में तिब्बत जो था, इट हैड अ सुजरेंटी, मतलब अपना थोड़ा सा इंडिपेंडेंट था, अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद करता था। और 1914 में तीन लोगों को बुलाया गया, द ब्रिटिशर्स, द चाइनीज एंड द टिबेटन, ताकि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसको हम लोग क्या कर सके, उसको हम लोग डिमार्केट कर सके। वहां पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। एंड व्हाट वाज दैट टेक्निकल प्रॉब्लम? The technical problem was that basically the Chinese delegate he refused to sign on that agreement, और उसके वजह से उस दिन शिमला ट्रीटी में सिर्फ ब्रिटिश टिबेटन सिग्नेचर हुआ। लेकिन ब्रिटिश जो है उसने समझा कि बेस दे डिड नॉट हैड द फोरसाइट कि वर्ल्ड वॉर टू होगा, फिर चाइनीज सिविल वॉर होगा, और फिर माओ से तुंग नाम का आदमी आएगा, तो दे डिड नॉट पुश फॉर द चाइनीज डेलीगेट टू साइन ऑन दैट शिमला ट्रीटी। अब इसी टेक्निकलिटी को यूज करके जब 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, सो दे सेड कि तिब्बत बिलोंग्स टू अस, एंड तिब्बत का जो बॉर्डर्स है वो भी हमारा है। और तिब्बत का जो बॉर्डर है वो ये जो आंध्र अरुणाचल प्रदेश है और ये जो लद्दाख वाला रीजन है, वो पहले के क्लेम लाइन पे चले गए कि अर्लियर, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि तिब्बत का हमेशा सा था, वो कह रहे हैं कि अर्लियर ये हमारा बॉर्डर था। तो उनके हिसाब से अरुणाचल इज साउथ तिब्बत, एंड दिस लद्दाख वाला जो रीजन है, ऑलराइट, दिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ तिब्बत। तो ये तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट हुआ। अब चाइना और तिब्बत का क्या रिलेशन है? चाइना और तिब्बत जो है सेंचुरीज से, या तो तिब्बत वाज अंडर द अथॉरिटी ऑफ चाइना, या ऑन द अदर साइड इट वाज इंडिपेंडेंट। तो कभी इंडिपेंडेंट होता था, कभी वो चाइनीज कंट्रोल में आ जाता था। तो कभी भी ऐसा नहीं था दैट एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए तिब्बत कंट्रोल हुआ था चाइना के द्वारा, ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी ऑब्वियसली कोई भी कंट्री जो है अपना जो क्लेम लाइन है वो छोटा नहीं करेगी पर्पसफुली। एंड द चाइनीज, ओके, दे वेर अ बिट ऑफ ए रफियंस। रफियंस का मतलब थोड़े गली के गुंडे टाइप का माइंडसेट था, डिप्लोमेसी समझते नहीं थे। नेहरू जो ऑन दी अदर हैंड हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रॉपर जेंटलमैन, इंग्लिश जेंटलमैन,
ओके, रूल से खेलने वाले, उनको समझ में नहीं आया हु ही वाज डीलिंग विथ, एंड उसी के चलते वी फॉट अ वॉर इन 1962। चाइना के साथ हमारा एक वॉर हुआ। अब इसमें क्या था, जो चाइनीज आर्मी जो आई, सो और बहुत मिराकुलसली, नहीं तो हो सकता था कि बहुत चांसेस था कि नॉर्थ ईस्ट कैप्चर कर लेते, वो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है उनके पास चला जाता, इतना पावर रखते थे। लेकिन देवी माँ की कृपा है इस देश के ऊपर, द दिस कंट्री इंडिया हैज द ब्लेसिंग्स ऑफ देवी माँ, दैट्स वाई ये जो इतना पार्ट है जिसको हम लोग अक्साई चिन्ह बोलते हैं, ये चाइनीज ने ले लिया और अरुणाचल को कैप्चर कर लिया था, लेकिन विड्रॉ कर गए फॉर वेरी स्ट्रेंज रीजंस, फॉर हाईली स्ट्रेंज रीजंस। अरुणाचल को जो उन्होंने कैप्चर कर लिया था पूरा, उससे वो पीछे हट गए। ओके, सो उसके बाद आज भी अक्साई चिन जो है वो चाइना रखती है अपने पास, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम क्या है, दैट दिस इंटायर बेल्ट इज व्हाट इज हिमालयाज। ओके, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिमार्केट। ओके, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डीमार्केट द हिमालयस, बिकॉज अगर आप जाओगे वहां पर तो आप देखोगे कि बहुत स्टीप चढ़ाई है। क्या है दोस्त, बहुत ही ज्यादा स्टीप चढ़ाई है। ऑलराइट, इन सारे एरियाज में। ठीक है, ये चीज आप समझ के आ गए कि यहाँ पर यही प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा क्या होता है कि हाँ, उनके ट्रूप्स इनकर्जन कर देते हैं और फिर हमारे ट्रूप्स को जवाब देना होता है। सो देर आर मल्टीपल क्लेम लाइंस। ओके, एंड चाइना के साथ एक बात समझो आप लोग कि चाइना जो है, जब चाइना में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती है, सो इट पुशेस इट्स ट्रूप्स, इट यूजेस नेशनलिज्म। बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, थोड़ा सा हटके चीज बता रहा हूं, ये समझो। चाइना यूजेस नेशनलिज्म व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन इट्स कंट्री। तो जब 2020 में गलवान का क्राइसिस हुआ था, तब चाइना ने, सॉरी, कोविड का क्राइसिस हुआ था, तो चाइना पे सब अटैक कर रहे थे कि चाइनीज के वजह से कोविड हुआ, तब उसने गलवान जानबूझ के कराया था। जो गलवान में नाटक हुआ था और हमारे जो 19 लोग शहीद हुए थे, ओके, तो वो जो नाटक था चाइना का, वो हटाने के लिए था। डोकलाम के समय भी चाइनीज इकोनॉमी वाज नॉट डूइंग वेल। सो वेन एवर दिस हैपेंस, चाइना या तो साउथ चाइना सी में फिलीपाइंस, वियतनाम और दूसरे कंट्रीज को तंग करने लगता है, और अगर वहां पर सब ठीक ठाक चल रहा है तो इधर तंग करने लगेगा, इंडिया को पोक करने लगता है। लेकिन अगर यहां पर देखो तो इंडियन पॉलिटिशियंस, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आता है या कुछ अच्छी चीजें नहीं होती है, तो वी यूज सोशलिज्म। ओके, लाडला भांजा योजना। ओके, हम रेवड़ी देते हैं बेसिकली, और वो मसल फ्लेक्स करते हैं बॉर्डर पे, तो वी आर नॉट द सेम। इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आप लोगों को? एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग चाइना अभी पूछ लो, क्योंकि मैं सारे बॉर्डर को यहीं पर समाप्त कर दूंगा, और उसके बाद मैं फिर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करूंगा, चैलेंजेस के बारे में। वैभव पूछो। अच्छा, जो सिक्किम में से जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है वो भी सर चाइना की वो स्मगलिंग के थ्रू आता है या फिर सर उसका भी ऐसा कुछ और रीजन है, जैसे कि सर नेपाल हुआ या फिर बांग्लादेश हुआ? यार, चाइना नहीं करता है, टू बी ऑनेस्ट। चाइना, चाइनीज के साथ, चाइना इज अ प्रोफेशनल फोर्स। चाइना इज नॉट नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज नहीं करता है। जितना मेरा नॉलेज बेस है उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ, सिक्किम का जो ड्रग प्रॉब्लम है, मोटा मोटी लेके चलो कि वो माफियाज कंट्रोल करते हैं। ओके, और ऐसा कोई नहीं है कि कोई नॉन स्टेट कर रहा है, बट आई आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस रिगार्ड। अंदर की बात क्या है, ओके, आई कैन ओनली स्पेक्यूलेट। लेकिन आई डोंट थिंक द चाइनीज आर डूइंग दीज थिंग्स। चाइनीज यूज टू डू थिंग्स पहले, लेकिन दैट टू ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। आप म्यांमार में वो सपोर्ट करता है, नक्सल्स को सपोर्ट जो करता था, नॉर्थ ईस्ट में जो ट्रूप्स को सपोर्ट, ये इंसर्जेंट्स को सपोर्ट करता था, उसका लेवल इतना छोटा था कि पाकिस्तान के सामने तो कुछ है नहीं। रिसेंट स्कर्मिशेस में वही 50-60 किलोमीटर आगे पीछे हो जाते हैं। देखो, द चाइनीज टेक 10 steps फॉरवर्ड, एंड व्हेन यू प्रोटेस्ट दे टेक 1 step बैक। ये चाइनीज का पॉलिसी है, 10 steps फॉरवर्ड, 1 step बैक, हमेशा याद रखना।
ये चाइना 10 किलोमीटर अंदर आ जाएगा, जब तुम प्रोटेस्ट करोगे तो 1 किलोमीटर पीछे चला जाएगा। और 9 का फायदा, 10 - 1 कितना होता है, 9 स्टेप्स। वेनेवर द चाइनीज इन, जब भी चाइनीज इनकर्शन होता है, दिमाग में हमेशा लेके चलो कुछ टेरिटरी हमेशा चाइना जीतेगा। ओके, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग। ओके, इसको रोक सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल होना चाहिए। आई टेल यू समथिंग, गलवान के समय the babus and the politicians in New Delhi were clueless. If it was not for the bravery of the our jawans of the Bihar regiments and the Sikhs of the grenadiers, okay, and the Sikhs of the artillery regiments, ठीक है, जो रात को गए थे वहां पर, अपने हाथ में उन्होंने सिचुएशन को लिया। अगर दिल्ली पे रुकते ना तो भाई स्लॉटर हो जाता। द सोल्जर्स the soldiers at the ground, they took the initiatives in their own hand, and they went and in support of their brothers of the Bihar regiments। ओके, चाइनीज की जो पूरा वैली था, जो गलवान वैली है, उसमें चाइनीज, दे वेर क्राइंग एंड दे वेर शाउटिंग लाइक 13-year-old गर्ल्स। द चाइनीज इतना मारा उनको, ठीक है, लेकिन अगर दिल्ली, दिल्ली को पता नहीं था, द दिल्ली चैप्स, द ब्यूरोक्रेट्स एंड दी इवन द आर्मी ब्रास, आर्मी जनरल्स, उन्होंने बाद में सिचुएशन को पढ़ा, समझा कि व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैज ट्रांसपायर्ड। 80 लोग को मार के फेंक दिया, ठीक है, हमारे सोल्जर्स को प्रोवोक किया गया, हमारे 19 को गलवान रिवर, श्योक रिवर में फेंका गया। ओके, एंड देन हमारे लड़के गए एंड वी शोड देम दैट 1 to 1 उनकी कोई औकात नहीं है। एंड देन द दिल्ली पीपल, ओके, जब भी दिल्ली पे छोड़ देते हैं ना भाई, लेह किस पास होता, अगर दिल्ली पे छोड़ देते तुम तो लेह के पास होता, ठीक है। दैट्स हाउ इनकॉम्पिटेंट आर ब्यूरोक्रेट्स आर, दैट्स हाउ इनकॉम्पिटेंट आर पीपल इन द द टॉप ब्रास आर। ओके, सो ये चीज है। ओके, आई एम नॉट वेरी शाई in stating this because I have stated this time and again. Okay, this has been the truth. Anyways, ये समझ गए आप लोग, अब मैं आगे चलता हूँ। ये देखो, अब पाकिस्तान पे आ जाते हैं। तो पाकिस्तान के साथ दो चीज समझो, देर आर टू थिंग्स विद द पाक बॉर्डर। वन इज कॉल्ड द आईबी, द इंटरनेशनल बॉर्डर, एंड देन देर इज समथिंग कॉल्ड द एलओसी। आईबी जो है वो यहां से लेके 3 स्टेट्स में है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये तीनों में आपका इंटरनेशनल बॉर्डर है। यहां पर ज्यादा कुछ नहीं होता है, इट्स अ पीसफुल, इट्स अ स्टेबल बॉर्डर, ठीक है। वो क्या था, चाइनीज से रिलेटेड, छोड़ो, आगे बढ़ो। ऑलराइट, देन ये क्या है, ओके, बेसिकली व्हाट हैड हैपेंड। सो 1948 वॉर में, 1948 वॉर में क्या हुआ था बेसिकली, यहाँ से लोग आए थे एंड ट्राइबल जो थे, जो पाकिस्तान आर्मी रेगुलर्स थे, इन द आउटफिट ऑफ द ट्राइबल पश्तून फाइटर्स, दे केम हियर। और जो 1948 का सीज फायर लाइन है, उसको हम लोग बोलते हैं, ओके, वो ये है। एंड ये जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, दिस इज द करंट सीज फायर लाइन विच वाज मेड इन 1971। तो सबसे पहला जो 1948 में एलओसी था, एंड देन 1972 में शिमला अग्रीमेंट हुआ। और शिमला अग्रीमेंट में जो ये लाइन था, उसमें इंडिया ने कुछ टॉप्स जो थे, जिसमें कारगिल वाला टॉप भी था, कुछ एरियाज जो हैं उसको हमने अपने पास रख के, और इसको हमने बोल दिया कि दिस विल बी समथिंग कॉल्ड दी लाइन ऑफ कंट्रोल। और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो अनस्टेबल होता है। पाकिस्तान के साथ हमारा प्रॉब्लम दोनों तरफ है, आईबी में भी है, इंटरनेशनल बॉर्डर में, और एलओसी में है। आईबी में प्रॉब्लम है ड्रग्स की, ड्रग स्मगलिंग की। देन आईबी में एक और प्रॉब्लम है, देर इज अ प्रॉब्लम इन गुजरात। गुजरात में देर इज अ, ये वाला एरिया देख रहे हो, इस एरिया को बोलते हैं सर क्रीक। दिस इज अ मार्शी एरिया। क्या है ये, मार्श लैंड। ओके, दिस इज अ मार्शी एरिया, और ये मार्श लैंड है, और इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। इंडिया क्लेम्स द इंटायर सर क्रीक, और पाकिस्तान भी क्लेम करता है इसको। यहाँ पर एक एरिया, इसका नाम जानते हो, कैन एनीबडी टेल मी, देयर इज अ
देयर इज अ एरिया जहां पर बहुत हमेशा प्रॉब्लम होती है, उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम है हरामी नाला। दिस इज नॉट अ अब्यूज, बट उसका एक्चुअली नाम है, ओके, हरामी नाला नाम है उसका। और हरामी नाले का मतलब होता है, ओके, बिकॉज वहां पर जो है, इस एरिया में पाकिस्तान जो है, इट ट्राइज टू पुश drugs, it tries to push anti social elements in this। तो यहाँ बीएसएफ के क्रोकोडाइल कमांडोज, ओके, बीएसएफ के क्रॉक्स बोलते हैं जिनको, क्रोकोडाइल कमांडो। क्रोकोडाइल मतलब क्या होता है? क्रोकोडाइल मार्शी एरियाज में आपने समझा होगा, मार्शी एरियाज में क्रोकोडाइल जो है वो चलता है। उसी तरीके से, उसी से इंस्पायर होके बीएसएफ के कमांडोज, जिनका काम होता है छोटे छोटे स्पीड बोट से इस पूरे एरिया में पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर और पाकिस्तानी ड्रग पेडलर्स को भगाना, ओके। सो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। देखो मार्श एरिया में समझते हो ना, देर इज ऑलवेज दिस प्रॉब्लम कि कैसे आगे पीछे करना है, ऑलराइट, कि ये तुम्हारा है कैसे, वो मेरा कैसे है, तो ये वाला प्रॉब्लम है। तो ये यहाँ पर गुजरात के साथ प्रॉब्लम है। बाय द वे, आपको ये पता है कि गुजरात का जो चीफ मिनिस्टर थे 1965 वॉर में, उनको पाकिस्तान ने शूट डाउन कर दिया था। ही वॉज फ्लाइंग इन विथ हिज फैमिली इन अ प्राइवेट प्लेन, और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उनको शॉट डाउन कर दिया था, एंड वी लॉस्ट द गुजराती चीफ मिनिस्टर इन 1965, ओके। So just for your information, एक क्वेश्चन है, if POK comes under India, then is it good or bad, because will it come in direct contact? POK is a very tricky subject in that regard कि अगर आप रियलिस्ट हैं तो आपको POK नहीं चाहिए। अगर आप रियलिस्ट हैं तो आपको POK नहीं चाहिए, बट फ्रॉम अ नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू POK इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ऑलराइट। एंड पॉलिटिकल डिसीजन होगा, जो भी डिसीजन होगा, वी हैव टू सपोर्ट एज नेशनलिस्ट, वी हैव टू सपोर्ट दैट डिसीजन, ओके। बिकॉज उसमें ना ऑयल है वहां पर, अगर रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो रिसोर्सेज कुछ है नहीं वहां पर, ठीक है। यस, दैट वाज अ सिविलियन प्लेन, एंड उसके बाद में जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का पायलट था, उसने लेटर भी लिखा था टू द डॉटर ऑफ दैट चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर का नाम क्या था? ओके, यू मे गूगल 1965 वॉर, गुजरात चीफ मिनिस्टर भजन लाल शायद नाम था उनका। एक मिनट, जस्ट लेट मी गूगल। ओके, बलवंत राय था, बलवंत राय मेहता। यस, सो बलवंत राय मेहता वाज किल्ड, ओके। यस, सो अब यहाँ देखो, इसमें प्रॉब्लम दोनों जगह है। आईबी में मैंने प्रॉब्लम बता दिया आपको क्या है, ड्रग्स की प्रॉब्लम है, पेडलिंग, ड्रग पेडलिंग, यहाँ से पंजाब में ड्रग्स को है सप्लाई करते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, जैसे पंजाब पाकिस्तान से कोई लोग आए या कोई ट्रेन गई, समझौता एक्सप्रेस है, तो समझौता एक्सप्रेस के बोगी के नीचे ड्रग्स लगा दिया और पहुंच गई, पकड़ाया तो ठीक है, नहीं पकड़ाया, ओके, और वो आगे आ गया, ठीक है। नॉट वेरी श्योर इफ दैट द सेम गाय, ओके, आई थिंक यस द सेम गाय, ठीक है। बलवंत राय मेहता तो उसमें थे ना, अपना उसमें पढ़ा होगा आपने, लोकल सेल्फ गवर्नेंस रिफॉर्म्स, ऑलराइट, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देख लिया पंजाब में क्या प्रॉब्लम है, ड्रग्स पेडल करते हैं, राजस्थान के बॉर्डर पे वही। सो देयर वाज दिस ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। व्हाट इज दैट ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म? कैन एनीबडी टेल मी? इंडिया में एक ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चला था रिसेंटली। तो ऑपरेशन ब्रेस्ट टैग। नहीं नहीं, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म एक चला था, उसमें बेसिकली क्या था कि स्पाइज, स्पाइस है वो, देखे ये फिल्म बॉर्डर, बॉर्डर फिल्म देखी है? उसमें क्या होता है, एक सीन है ना कि उसमें वो ऊंट को खाना खिला रहे हैं बंजारे, और उसमें से बंजारे में से ही एक बहरूपिया था, जो वो बना था, स्पाई था पाकिस्तान का। और फिर वो था ना अपना क्या नाम है उसका, अक्षय खन्ना। सो अक्षय खन्ना अपने आप को प्रूव करने के लिए एक स्पाई को मारता है। तो राजस्थान में स्पाई की प्रॉब्लम है, राजस्थान में प्रॉब्लम है स्पाई की, ओके। और वहां पर हमने राजस्थान पुलिस का और इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक जॉइंट ऑपरेशन चला था, जिसके थ्रू उन्होंने पूरे जो बॉर्डर एरिया है इसमें बहुत सारे स्पाइज पकड़े थे पाकिस्तान के, हु वेर सप्लाइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन आर्मर्ड कॉलम मूवमेंट। बिकॉज यहाँ पर राजस्थान में जो है बहुत सारे T-90 और T-72 टैंक्स के कॉलम्स हैं, ओके। सो ये वाला सिस्टम है इनका। बिकॉज राजस्थान में क्या है कि शादी होती है, there is a community called the Sodha Rajputs, and then there are other Muslims also, Muslim community also, who intermarry, यहाँ से मैरिज करते हैं, फिर उनकी उनकी बेटियां इधर आती हैं और हमारी बेटियां उधर जाती हैं, बेसिकली ये वाला सिस्टम है इनका।
सो उसके वजह से ये जो सोढ़ा राजपूत एंड द मुस्लिम कम्युनिटी, आपने मांगन यार्स के बारे में सुना होगा, वो जो नहीं है अपना जो गाता है कोक स्टूडियो पे, बड़ा बड़ा फेमस है वो, खान मिस्टर खान जो है गाते हैं, तो वो उनके कम्युनिटी के लोग जो है मांगन यार्स वगैरह उधर शादी करते हैं। फिर बहुत सारे बंजारे हैं जो अपने ऊंट को सिंध में भी और राजस्थान में भी चरवाते हैं, तो उनको क्रॉस बॉर्डर अलाउ किया जाता था पहले, बट नाउ वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, टोटल मना कर दिया गया। सो ये प्रॉब्लम है पीओके में। प्रॉब्लम क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ज्योग्राफी की। अब इंटरनेशनल बॉर्डर इज टोटली फेंस्ड। इंटरनेशनल बॉर्डर क्या है, इट्स टोटली फेंस्ड बिकॉज इट इज क्लियरली डिमार्केटेड, वेयर एज द एलओसी इज कॉन्टेस्टेड। एलओसी क्या है, कॉन्टेस्टेड है, ये समझो दोनों में फर्क क्या है। इंटरनेशनल बॉर्डर जो है और एलओसी, तो एलओसी इज कॉन्टेस्टेड, मतलब तुम्हारा क्या है मेरा क्या है नहीं पता, बट आईबी इज क्लियरली डिमार्केटेड बेस्ड ऑन द रैडक्लिफ लाइन। बेस्ड ऑन दी रैडक्लिफ लाइन इट इज क्लियरली डिमार्केटेड, तो इंडिया पाकिस्तान दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर हैव बीन ओवरचर्स, देयर हैव बीन कुछ दोनों तरफ से, इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स कि एलओसी को हम आईबी में कन्वर्ट कर दें, and this was possible only till 2006 when Parvez Musharraf was there, because Parvez Musharraf was a military dictator. He could have been, okay, he could have been the man जिसके से हम बात कर सकते थे, लेकिन अब क्या है, अब जो है ये सिचुएशन नहीं रहा। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टोटल जो चैनल्स हैं डिप्लोमेसी के, दैट हैज ब्रोकन डाउन। अब एलओसी जो है इसमें प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ज्योग्राफी की। यू कैन नॉट फेंस द एलओसी बिकॉज एलओसी में माउंटेन टॉप्स हैं, हिली एरियाज हैं, क्लाइम्स हैं। ओके, वो देखिए मूवी आपने लक्ष्य, तो वो कैसे क्लाइम करके जाता है सीधी पहाड़ी पे। तो बेसिकली अगर आप देखो तो पाकिस्तान का जो एलओसी वाला पार्ट है पाकिस्तान के साथ, दैट ड्यू टू द हॉस्टाइल ज्योग्राफी यू कैन नॉट फेंस इट। इसीलिए पाकिस्तान इज एबल टू पुश सम और द अदर डे अ न्यू टेररिस्ट। ओके, तो ये जम्मू कश्मीर में, ये जो जम्मू कश्मीर में, कश्मीर स्पेशली कश्मीर वैली में पाकिस्तान जो है टेररिज्म को इसी से सपोर्ट करता है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला ये जो पार्ट है इसको पीओके बोलते हैं, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर। यहां पर क्या रहता है, टेरर लॉन्च पैड्स, क्या रहता है, टेरर लॉन्च पैड्स रहता है। और ये जो टेरर लॉन्च पैड्स रहता है बेसिकली इसके थ्रू आप पुश किया जाता है, ठीक है, अलग अलग जगह से पुश किया जाता है बहुत सारे टेररिस्ट को, और इंडियन आर्मी यहाँ विजिल रखती है, ठीक है, ये समझ गए आप। सो ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ, और ये प्रॉब्लम कंटिन्यूअस चलेगी ड्यू टू सम और दी अदर रीजन। ये प्रॉब्लम कंटिन्यूअस चलेगी अनलेस एंड अनटिल आइदर वी ऑक्यूपाई पीओके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान, उसको हम टोटली ऑक्यूपाई करके ये मामला खत्म करें। दूसरा दूसरा ये क्या है कि हम इसको आईबी में कन्वर्ट कर दें, इंटरनेशनल बॉर्डर में कन्वर्ट कर दें, विच इज नॉट ऑन दी होराइजन बिकॉज दिस विल रिक्वायर पॉलिटिकल कंसेशन फ्रॉम बोथ साइड्स। इंडिया और पाकिस्तान दोनों को पॉलिटिकल कंसेशंस देने होंगे, और उनकी जनता जो है, हो सकता है कोई भी, अगर इट्स लाइक रिजर्वेशन, इट्स जस्ट लाइक रिजर्वेशन कि कोई उसको छूना नहीं चाहता है इंडिया में, बिकॉज एवरीबडी नोज कि रिजर्वेशन विल बी अ डेथ नेल फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। उसी तरीके से अगर हम पीओके को गिव अप कर दें तो ऑपोजिशन पार्टी जो है, सामने वाली जो रूलिंग पार्टी है, उसको जीने नहीं देगी। सो आप समझ के चलो, दिस विल बी अ परपेचुअल प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कहां पर, अब हम नेपाल की बात करते हैं। ये समझ आ गया चाइना पाकिस्तान, नेपाल की बात करते हैं। नेपाल के साथ हमारा ये बॉर्डर है, इनके साथ क्या प्रॉब्लम्स है हमारी। सो चेंजिंग नेचर ऑफ, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, एक मिनट, लेट मी जस्ट चेंज दिस। ओके, इनके साथ हमारी प्रॉब्लम है चेंजिंग नेचर ऑफ बॉर्डर। तो ये ऑब्वियसली नेपाल में देखो, हमें इंडियंस को धोती बुलाते हैं, धोती इज अ डेरोगेटरी टर्म।
विच दे यूज फॉर द इंडियंस। अब इंडियंस के साथ क्या रहता है, देखो नेबर है, नेबर के साथ खिटपिट चलती रहती है, नेपालीज के साथ हमारी खिटपिट चलती रहती है, थोड़ी सी तू तू मैं चलती रहती है। यहाँ पर क्या है, नेपाल को दो चीज में समझो। नेपाल जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो पार्ट है मैं बना रहा हूं लाइन, दिस इज कॉल्ड दी तेराई। इसको क्या बोलते हैं, तेराई बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या और बोल सकते हैं, मधेश लैंड। और एक मधेश लैंड का मतलब क्या होता है, मधेशीज जो होते हैं दे आर बेसिकली इंडियंस ओनली, जो गंगा बेल्ट के लोग होते हैं, हु हैव गॉट सेटल्ड इन द सदर्न पार्ट ऑफ नेपाल। और नेपाल के ऊपर के लोग होते हैं, नेपाल में ऊपर के लोग होते हैं, पहाड़ी लोग होते हैं। तो जैसे आप देख लो कि वो जो गुरखास वगैरह जहां से आते हैं, आपके गुरुंग टाइटल रहेगा जिनका, गुरुंग। देन पहाड़ी थोड़े से मोंगोलॉइड जिनके फीचर्स रहते हैं। नेपाली को कभी देखा है, नेपालीज आर बोथ, उनमें गंगा बेल्ट वाले लोगों का भी फीचर्स रहता है, फिजिकल फीचर, और मोंगोलॉइड फीचर्स भी रहता है ना। सो दोनों दोनों जगह अगर आप देखोगे, इन बोथ केसेस नेपालीज दो पार्ट में, बेसिकली दो एथनिसिटी में डिवाइडेड है, एक मधेसी एक पहाड़ी। तो पहाड़ीज जो हैं, ओके, दे डू नॉट लाइक इंडिया। All right, it's a very sweeping generalized statement. There are Nepalis who like us, but in general they do not like India because they think कि इंडिया उन पे डोमिनेट करना चाहता है। इंडिया उन पे क्या करना चाहता है, डोमिनेट करना चाहता है। और उसके साथ साथ दे ऑल्सो बिलीव कि इंडिया जो है सदर्न पार्ट में, जो मधेश वाला एरिया है, उनको इन्फ्लुएंस करता है। बिकॉज इंडिया में क्या होता है, अगर आप जाओगे इंडिया या नेपाल में, सॉरी नेपाल में क्या होता है ये बोलना चाह रहा था, नेपाल काठमांडू में सिर्फ इंडियन गाना सुनते हैं। वो गाना बहुत पॉपुलर उधर एक आया था ना, उसका बॉडीगार्ड का, तेरी मेरी प्रेम कहानी वाला। तो वो जाओगे तो नेपाली यूथ में बड़ा पॉपुलर है। वहां पर सब अभी तक वो सुनते हैं, 2023 हो गया है बट वो अभी भी तेरी मेरी प्रेम कहानी अभी भी चलता है उनका। वहां पर जाओगे तो आपको इंडियन मूवीज ही देखने को मिलेगी। ओके, इंडियंस मूवी देखने को मिलेंगी वहां पर। तो इंडिया का बहुत बड़ा एक कल्चरल इन्फ्लुएंस है। सारे नेपाली हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन आपसे हिंदी बोले ना बोले वो दैट्स अनदर मैटर। अब नेपाल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चेंजिंग नेचर ऑफ बॉर्डर। तो चेंजिंग क्या है, यहाँ पर ना एक रिवर है, ठीक है, काली रिवर। ओके, उनके पास बहुत सारी रिवर है। अपर रिपारियन स्टेट है ये, क्या है, अपर रिपेरियन स्टेट। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ऊपर से रिवर, यहाँ से रिवर आएगी और फिर इंडिया में जाती है। बेसिकली ऊपर से नेपाल से रिवर आते हैं। इंडिया इज अ लोअर, विथ रिस्पेक्ट टू नेपाल, वी आर अ लोअर रिपेरियन कंट्री, मतलब हम रिवर रिसीव करते हैं। अब समझे रिपारियन, लोअर रिपारियन, अपर रिपारियन का डिफरेंस क्या हुआ। नेपाल इज एन अपर रिपेरियन कंट्री, वो रिवर को, और वहां से ओरिजिनेट होता है, तिब्बत से ओरिजिनेट होता है, लेकिन समझ जाओ कि नेपाली से हो रहा है। और इंडिया इज द कंट्री जो रिसीव कर रहा है उन रिवर को। कोसी रिवर हो गया, काली गंडकी, ऑल राइट, ये सारी रिवर। अब एक यहाँ पर प्रॉब्लम था लीपू लेक का, ये उत्तराखंड के साथ एक प्रॉब्लम क्या आया, लीपू लेक। यहां पर ये देखोगे तो काली रिवर, इंडिया के साथ जो उनका ट्रीटी हुआ था उसमें था कि काली रिवर विल बी द, यू नो द ऐसे समझो कि काली रिवर विल बी द डिमार्केटिंग लाइन। समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग, कि काली रिवर जैसे ऐसे जा रही है तो काली रिवर के इधर इंडिया रहेगा और इस तरफ में नेपाल रहेगा। अब हुआ क्या, दैट द काली रिवर चेंज्ड इट्स कोर्स। काली रिवर बेसिकली चेंज इट्स कोर्स और थोड़ा सा इधर आ गई। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं नेपाल में, नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट है नेपाल में, दैट दिस एरिया इज आर, इसको बोलते हैं, ओके, लिपू लेक। ठीक है, अब कहना इनका ये है कि भाई तुम्हारे ट्रीटी में तो ये लिखा हुआ था, तुम्हारे ट्रीटी में ये लिखा हुआ था कि तो काली रिवर रहेगी लाइन। अब काली रिवर है चेंज इट्स कोर्स, तो हमारा क्या है। अब इंडिया का क्या कहना है कि भाई कल को काली रिवर अगर ऐसे हो जाएगी तो विल यू क्लेम द इंटायर इंडिया, आर यू गोइंग टू क्लेम द इंटायर इंडिया। अगर मान लो काली रिवर दिल्ली को चली जाए तो क्या तुम पूरा नॉर्थ इंडिया क्लेम कर लोगे, तो कुछ तो सेनिटी होनी चाहिए ना। तो इसीलिए जो लिपू लेक वाला एरिया है, ओके, तो उसमें इंडिया जो है, इंडिया क्या कर रही है, बेसिकली पेट्रोलिंग कर रही है, अग्रेसिवली पेट्रोल कर रही है। वहां से नेपाली जो बॉर्डर गार्ड्स हैं
दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू कम एंड क्लेम दैट एरिया फॉर देमसेल्व्स। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसके पीछे देखो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है। अब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट क्या है वो बताता हूँ। 2001 में देयर वाज अ नेपाली रॉयल मैसेकर, जिसमें उनका जो किंग था, बीर, आई थिंक हुज नेम वाज दीपेंद्र शाह, दीपू शाह समथिंग वाज हिज नेम, ओके, नेपाली रॉयल मैसेकर था। उसमें जो ज्ञानेंद्र किंग, सॉरी, बीरेंद्र विक्रम शाह, उसके जो फादर थे, उनके साथ, ओके, उनकी मदर, आई थिंक उनका नाम ऐश्वर्या था, एंड इंटायर entire family was killed by the king. Okay, by the king, the entire family was killed except for his brother Gyanendra and his son Paras. जो किंग था उसके उसका भाई था ज्ञानेंद्र और उसका सन था पारस। ठीक है, तो हुआ क्या बेसिकली 2001 में, दिस जेंटलमैन, क्राउन प्रिंस ऑफ नेपाल, ही वांटेड टू मैरी इंडियन गर्ल, इंडियन रॉयल, और इंडियन रॉयल से शादी करना चाह रहा था। उससे मिला था स्विट्जरलैंड में पढ़ाई के समय, एंड ही टोल्ड हिज फैमिली कि मुझे शादी करनी है। तो उसकी मदर मानी नहीं, उसकी मदर मानी नहीं, एंड आफ्टर दैट, वो होता है ना, ड्रिंक किया हुआ था, रेज में ही पिक्ड अप द गन एंड ही शॉट डेड 13 पीपल फ्रॉम हिज ओन फैमिली, जिसमें उसके ब्रदर्स, यंगर ब्रदर, मदर, फादर, सिस्टर, सिस्टर के हस्बैंड, ओके, नीस, नेफ्यू, ये सारे इन्वॉल्व थे बेसिकली। उसमें बहुत लोग क्लेम करते हैं कि रॉ वाज इन्वॉल्व बिकॉज द किंग, ओके, द किंग जो है वो दोनों तरफ खेल रहा था, चाइना से भी फ्रेंडली हो रहा था और इंडिया से भी फ्रेंडली हो रहा था। एंड दे से कि जो किंग, बेसिकली जो किंग है, एंड ही वाज गेटिंग फ्रेंडली, तो इसीलिए उसको मरवा दिया। ऑब्वियसली बेसलेस बात है, फर्जी बात है। लेकिन जब जब इमोशनल, किंग वाज गॉड, किंग जो है, ही इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज द गॉड, ही इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड इन नेपाल। नेपाल में द किंग इज कंसिडर्ड द गॉड हिमसेल्फ। ओके, सो नेपाली के गॉड चले गए, 13 लोग मर गए नेपाली तो वो जो इमोशन में होता है ना कि तुमने किया, तुमने किया, तुमने, तो इंडिया पे आ गया बात। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर एक नक्सलाइट मूवमेंट चल रहा था, माओइस्ट मूवमेंट वहां भी चल रहा था। तो इंडिया ने सपोर्ट किया था किंग को, रॉयलिस्ट फोर्सेस को इंडिया ने सपोर्ट किया था, और नक्सल्स के अगेंस्ट थे इंडिया। बट द नक्सल्स आफ्टर द मैसेकर, द 2001 का जो मैसेकर हुआ था जिसमें रॉयल फैमिली खत्म हो गई थी, नक्सलाइट्स जो हैं वो धीरे धीरे करके दे वन, पहले हार रहे थे, दे वेर लूजिंग द बैटल, लेकिन 2006 में वो जीत गए बिकॉज इंटायर रॉयल फैमिली तो खत्म हो गई जो फाइट कर रही थी। सो यहां पर क्या हुआ बेसिकली, दैट नक्सलाइट्स को पता था कि इंडिया ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो इंडिया के साथ एक कोल्ड शोल्डर रिलेशन, इंडिया के साथ बेसिकली क्या था उनका, एक कोल्ड शोल्डर रिलेशन उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया। तो ये प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं। दूसरी चीज ये भी है कि नेपाल के साथ कुछ अच्छी बातें भी हैं, रोटी बेटी का रिलेशन। व्हाट डज रोटी बेटी रिलेशन मींस? इसका मतलब नेपाली और इंडियन एक दूसरे के कंट्री में जाके रोटी कमाते हैं, मतलब खाना, एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, और नेपाली औरतें और इंडियन औरतें एक एक दूसरे की कंट्री में जाके शादी करती हैं। अगर आप यहाँ देखोगे बिहार के नॉर्थ में, ओके, तो इधर में भी बहुत सारे मैथिल ब्राह्मण आपको मिल जाएंगे जिनका सरनेम झा रहता है। ओके, और इधर में भी बहुत सारे मैथिल ब्राह्मण है नॉर्थ में, दरभंगा जो है। तो दरभंगा और नेपाल जो है, जिसमें आपका जनकपुर आ गया जहां पर माँ सीता का जन्म हुआ था। सो बेसिकली यहाँ पर इन दोनों एरिया में शादी बहुत सारी होती हैं, उधर के लोग इधर शादी करते हैं और इधर के हमारे लोग उनके तरफ जाके शादी करते हैं। ओके, सो रोटी बेटी का रिलेशन है। देन देर इज समथिंग कॉल्ड बनारस काठमांडू रिलेशंस। व्हाट इज बनारस काठमांडू रिलेशन? देखो ये फ्रेंड्स, आपको मैं GS3 का तो लेक्चर दे ही रहा हूं, उसके साथ ये इसको ये समझ लो, GS2 का इंटरनेशनल रिलेशंस का बाइलैटरल भी कवर हो रहा है आपका। ठीक है, इसमें है क्या बेसिकली, दैट बनारस में ना, नेपाल के राजा थे, वो बनारस में जाके, ओके, बनारस में जाके वो पैट्रोनाइज करते थे, शहनाई बजाने वालों को पैट्रोनाइज करते थे, पंडित लोगों को पैट्रोनाइज करते थे, एस्ट्रोलॉजर्स को पैट्रोनाइज करते थे, बहुत सारे मठ को, एंड दे यूज टू गिव मनी
काठमांडू के जो राजा थे, नेपाल के राजा, दे यूज्ड टू गिव मनी टू पैट्रोनाइज अ लॉट ऑफ पीपल इन बनारस। बनारस में एक मंदिर भी मिलेगा विच इज बिल्ट, बनारस में एक मंदिर भी मिलेगा विच इज बिल्ड बाय द नेपालीज। ओके, तो नेपाली आप वहां जाओगे तो नेपाली मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और नेपाल में भी नेपाल इज मेजोरिटी हिंदू कंट्री एंड दे आर मोर हिंदू देन यू आर। Nepal is a majority Hindu country, and as an Indian, I am saying this: the Nepalis are more Hindu than you are. They are the Kattar Hindus. Okay, वहां पर जाओगे तो छोटे छोटे बच्चे तुमसे पूछेंगे तुम्हारी जात क्या है। All right, I was standing, I remember I was standing in a Devi's मंदिर, एक लाइन, बहुत बड़ा लाइन था उसमें, आई थिंक 1000 लोग थे। So I was, I started conversation with a 3-4 year old girl, और उससे पूछने लगा कि तुम कहाँ पढ़ती हो एंड वेयर यू स्टडी। तो उसका पहला क्वेश्चन था मेरे में कि तुम्हारी जात क्या है, हिंदू है, जात क्या है तुम्हारी। एंड वो बेसिकली शी रिप्रेजेंट्स हाउ पैशनेट about Hinduism, the Nepalis are in general. Okay, so बनारस काठमांडू रिलेशंस वगैरह बहुत हैवी है। इंडिया जो है लार्जेस्ट एड प्रोवाइडर है, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एड प्रोवाइडर है। आप वहां जाओगे तो गैस वगैरह, नेपाल इज अ लैंड लॉक कंट्री विदाउट एनी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। तो इंडिया गैस वगैरह, ऑयल इंडिया ही प्रोवाइड करती है, गैसेस प्रोवाइड करती है। 2015 में एक ब्लॉकेड हो गया था, और उसमें इंडियन सिंस दे वर गेटिंग वेरी कोजी एंड कंफर्टेबल विद द चाइनीज, कोजी एंड कंफर्टेबल विद द चाइनीज, तो हमने ब्लॉकेड कर दिया था। उससे नेपाल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी खाने पीने की और एनर्जी की। पेट्रोल नहीं मिल रहा था नेपाल में। सो नेपाल में अगर इसके वजह से बहुत ज्यादा आक्रोश है, बिकॉज पीपल आर वेरी एंग्री अबाउट दिस एंड दे स्टिल हैवंट फॉरगॉटन द 2015 थिंग। सो दीज आर दी हिकअप्स। उसके साथ आप ये भी लिख सकते हो रोटी बेटी रिलेशन, काठमांडू बनारस हारमोनी, ये सारी चीजें हैं दोनों कंट्री के बीच में। लेकिन ये दीज आर दी प्रॉब्लम्स विद नेपाल। कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट टिल नाउ? 3 कंट्रीज मैंने क्लियर कर दिया, नेपाल क्लियर कर दिया, पाकिस्तान एंड चाइना इज क्लियर। अब मैं आता हूं बांग्लादेश के पास। सो ये GS2 आपका तैयारी हो रहा है दोस्त, GS2 का भी तैयारी हो रहा है, समझ के चलना। बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, ये रैडक्लिफ लाइन पे बना हुआ है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम था हमारे साथ इनका ऑनक्लेव्स का। ओके, ईस्ट पाकिस्तान से 1971 में बांग्लादेश बना। तो हुआ क्या था कि यहाँ के जो राजा थे, क्योंकि आई नो 565 प्रिंसली स्टेट्स बने थे, तो उस समय के जो इधर के राजा थे, कूक बिहार के, कूक कूक बिहार के जो राजा थे, ओके, और इधर के राजा थे, उनके उन्होंने शतरंज चलता था। दे यूज टू प्ले शतरंज एंड दे यूज टू प्ले सम बोर्ड गेम्स। अब बोर्ड गेम्स उन वो खेलते हैं ना, तो दे यूज टू नॉट प्ले फॉर मनी। जैसे होता है ना, तुम बेट लगाते हो, गैम्बलिंग करते हो, तो तुम बेट लगाते हो। और जैसे कि चल 100 रुपए मैं दूंगा, तू 200 रुपए दे, ठीक है। एंड दीज पीपल, ये जो राजा थे यहाँ के, दे बेसिकली बेट देयर इंटायर विलेजेस। तो जो जीतता था वो उसका हो जाता था। उसके वजह से ऑनक्लेव्स डेवलप हो गया। इधर के कुछ राजा के ऑनक्लेव्स इधर आ गए और हमारे तरफ आ गए, और उनके राजा के ऑनक्लेव्स उधर आ गए। तो जब ईस्ट पाकिस्तान बना और इंडिया से अलग हुआ, इंडिया से अलग हुआ, तो कुछ इंडिया का पार्ट इधर था और कुछ इंडिया का पार्ट उधर था। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है। थोड़ा सा मैं बांग्लादेश और इंडिया की हिस्ट्री बताऊंगा, ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 71 में शेख मुजीबुर रहमान जो है, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, न्यूली क्रिएटेड बांग्लादेश। सभी को पता है, मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस में ऑलरेडी क्लास ले चुका हूं मैं, ठीक है। अब 1971 में बेसिकली उसके बाद क्या हुआ था, 4 साल रूल किया उन्होंने। 75 में देयर वाज अ कूडेटा। कूडेटा होता क्या है कि उसमें यंग आर्मी फोर्स, आर्मी कमांडर्स, कैप्टन और मेजर रैंक के, दे स्टॉर्म द हाउस ऑफ मुजीबुर रहमान। दे किल द बंगा बंधु मुजीबुर रहमान, हिज वाइफ, उनकी वाइफ को मारते हैं, और उनके ब्रदर्स को। जो आज शेख हसीना है, शी इज द डॉटर ऑफ मुजीबुर रहमान, और ये बच गई थी बिकॉज शी वॉज लिविंग इन बांग्लादेश एम्बेसी इन जर्मनी। उस समय जर्मनी में पढ़ाई कर रही थी वो, और वहां पर अपनी सिस्टर के साथ वो रह रही थी, एंड शी वॉज सेव्ड। लेकिन इस कूडेटा में इंटायर फैमिली इंक्लूडिंग द सन्स ऑफ मुजीबुर रहमान वेयर किल्ड। ओके, एंड उसके बाद क्या हुआ, नाउ द थिंग वाज, प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पर ये समझो
बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, किसी ने आज तक आपको नहीं बताया होगा, कोई बताएगा भी नहीं। ओके, इस तरीके से हिस्ट्री समझो। 71 75 में किल्ड, उसके बाद 75 से लेके 90 तक इट वाज अंडर अ डिक्टेटरशिप। और ये जो थे डिक्टेटरशिप, इनके लिंक्स थे पाकिस्तान के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई, और वो इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि इंडिया ने आजाद करके दिया मुजीबुर रहमान को, मुजीबुर रहमान ने ले लिया उसको, मुजीबुर रहमान ने 4 साल रूल किया, हमारे साथ अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश किए, लेकिन एक पाकिस्तान बैक्ड डिक्टेटरशिप आई 15 साल के लिए उनके पास। एंड जो इस्लामिस्ट फोर्सेस, जो ब्रेन वॉशिंग चलती है, तुम जिहाद करो, तुम इंडिया के अगेंस्ट जाओ, इंडिया इज अ इंडिया इज अ काफिर कंट्री, कुफ्र कंट्री है, ये सारी चीजें 15 साल तक दबा के उनको बताएगी बांग्लादेशीज को। बिकॉज इन 71 द बांग्लादेशीज दे वर वेरी एस्पिरेशनल टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि एक ग्रैटिट्यूड था कि इंडिया जो है उसने हमें आजाद करके हमें दिया। लेकिन जब 4 साल के बाद एक पाकिस्तान बैक्ड, पाकिस्तान इंस्पायर्ड इस्लामिस्ट आर्मी ऑफिसर ने किल कर दिया मुजीबुर रहमान को, उसमें आफ्टर दैट फॉर 15 ईयर्स बांग्लादेशीज का दबा के ब्रेन वॉशिंग, रेडिकलाइजेशन सब हुआ। ठीक है, 1990 के बाद शेख हसीना उस समय कुछ दिन इंडिया में काटा उन्होंने, कुछ दिन बाहर रही, फिर उसके बाद 1990 में शी केम बैक। लेकिन फिर भी शी स्ट्रगल्ड फॉर अ लॉट, उसके बाद भी 16 साल तक, फॉर द नेक्स्ट 16 ईयर्स टिल 2006, टिल 2006। ओके, हुआ क्या दैट शेख हसीना फाइनली केम टू पावर। ओके, शेख हसीना शी फाइनली, लेकिन अब सोचो 75 से लेके 2006 तक, 1975 से, ओके, आई थिंक आई एम गेटिंग द डेट्स राइट। ओके, 2006 में ही शेख हसीना आई थी, लेट मी जस्ट चेक। यस, ओके, सो यहां पर हुआ क्या था, सॉरी 1996 में। ओके, 1996 में शी बिकेम प्राइम मिनिस्टर, नॉट 2006, सॉरी आई गॉट इट रॉन्ग। उसके बाद 2001 तक वो थी, और उसके बाद 2009 से शी इज टिल 2000, अभी तक चल रहा है उनका। ऑल राइट, यहां पर समझो, बहुत ही एक नुआंस चीज बताता हूं, आईआर में हेल्प करेगा आपको। दैट हसीना का जो पार्टी है, ऑल राइट, हसीना की जो पार्टी है, ऑल राइट, वो पार्टी जो है, इट इज बेसिकली प्रो इंडिया, ओके, एंड एंटी इस्लामिस्ट। ओके, नाम क्या है पार्टी का, कोई बता सकता है, व्हाट इज द पार्टी ऑफ? ओके, अवामी लीग सुना होगा आपने, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस पार्टी कॉल्ड अवामी लीग। ओके, अवामी लीग की, ओके, शी इज अ मेंबर ऑफ द अवामी लीग, उनकी पार्टी का नाम अवामी लीग, उनके फादर की ये पार्टी है बेसिकली। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, आप इनका एक जो दूसरा पार्टी है वो बीएनपी का है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ऑल राइट, नहीं होगा, नहीं होगा, बीएनपी इज नॉट गोइंग टू ओवरथ्रो। देखो यहाँ पर एक चीज क्या है, दैट द अवामी लीग कैडर नो, थोड़ा सा अलग हटके बता रहा हूँ, अवामी लीग जो कैडर है उसको पता है कि अगर वो एक प्रॉपर इलेक्शन में गए तो दे आर गोइंग टू लूज। एंड क्योंकि जितने भी बांग्लादेश के पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे हैव फॉर्म्ड अ कोalition, जैसे इंडिया अलायंस है ना अपने कंट्री में, उसी तरीके से हमारे उनके भी कंट्री में इंडिया अलायंस टाइप का बन चुका है। और उनको पता है कि अगर प्रॉपर इलेक्शन होने देंगे तो दे आर गोइंग टू रूल लूज बाय शेयर, जो होता है इलेक्शन का आपका रहता है कि ओके सारी पार्टीज एक जगह आ गई हैं तो वोट कंसोलिडेशन हो जाता है। सो बीएनपी जो है बेसिकली इट इज रन बाय अ पर्सन नेम्ड खालिदा जिया, और खालिदा जिया इज द वाइफ ऑफ द डिक्टेटर ऑफ बांग्लादेश। ओके, ये शी इज द डिक्टेटर ऑफ, जो बांग्लादेश के डिक्टेटर थे उनकी वाइफ है। एंड बीएनपी जो है वो प्रो पाकिस्तान, प्रो इस्लामिस्ट पार्टी है। अवामी लीग जो है प्रो, इट्स प्रो इंडिया एंड मिडिल क्लास, एंड इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग लेड इकोनॉमी की तरफ उनका झुकाव है। ऑलराइट, सो यहाँ पर एक इशू है दैट बांग्लादेश में जो 1975 से लेके 1996 के बीच में जो दबा के रेडिकलाइजेशन हुआ है, ओके, जो दबा के रेडिकलाइजेशन हुआ है, उसके चलते बहुत सारे बांग्लादेशीज दे हैव बिकम एंटी इंडिया।
आज के डेट में सिर्फ मिडिल क्लास और अपर क्लास, मिडिल और अपर क्लास बांग्लादेशी, they are aspirational, they want to go to Bangalore and work, they want you know the prosperity that India is enjoying, और वो aspirational. लेकिन majority of the Bengalis, the Bangladeshis, sorry not Bengalis, majority of the Bangladeshis, the lower class Bangladeshis, the working class Bangladeshis, okay, they are very radical against India. Okay, you know it's a Hindu country and you know kafir hain, and because of the 75 से 96 के बीच में चला है. And very strange thing that you know in Operation Searchlight in 1971, basically you know millions of Bengali Muslim women, you know they were raped by the Pakistanis. Okay, and they have sort of forgotten these things. उनके लिए कुछ रहा नहीं. दिस इज द थिंग ऑफ द पास्ट. और बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं हु वर बॉर्न आफ्टर दैट इवेंट, उनको याद नहीं है. अभी किसको याद होगा? जो उस समय 5-6 साल 10 साल के थे या उस समय के बूढ़े थे, उनको याद होगा. आज के बूढ़े उनको याद होगा, लेकिन जो यूथ है इट इज टोटली यू नो टोटली इन फेवर ऑफ पाकिस्तान. और ये इशू है. मनमोहन सिंह 2012 में गए थे बांग्लादेश, उनके मुंह से निकल गया था. मनमोहन सिंह जब वो गए थे बांग्लादेश तो उनके मुंह से निकल गया था दैट 90% ऑफ बांग्लादेशीज आर एंटी इंडिया. ओके, और उनके होटल के पास इन्होंने बॉम्ब भी छोड़ा था. हिल्टन में रुके थे, आई रिमेम्बर रीडिंग इन द न्यूज़पेपर. ढाका में जो इनका होटल था हिल्टन था, उसी के आसपास उन्होंने बॉम्ब भी फोड़ा था इस्लामिस्ट ने. ओके, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम इनके साथ है. दूसरी प्रॉब्लम क्या है? हमारी बॉर्डर की प्रॉब्लम. अब बॉर्डर की इनके साथ क्या प्रॉब्लम है? देखो ऑनक्लेव्स वाला तो हो गया था. एवरीबडी रिमेम्बर्स the 100th Constitutional Amendment Act. The 100th Constitution Amendment Act, everybody remembers. उससे क्या हुआ था? हमने एक्सचेंज कर लिया था ऑनक्लेव्स, उनके ऑनक्लेव्स हमारे गए थे. यहाँ पर देखो पॉलिटिकल कंसेशन कैसे काम करता है. डिप्लोमेट्स, फ्यूचर डिप्लोमेट, प्लीज पे अटेंशन हियर. इंडिया ने जो है अपना थोड़ा सा ईगो को साइड में रखा, बिकॉज बांग्लादेश इज अ जूनियर पार्टनर. बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश इज अ जूनियर पार्टनर, और जूनियर पार्टनर है उसके चलते, जूनियर पार्टनर है तो उसके चलते हमने कुछ कंसेशन दिया. हमने यू नो 1000 किलोमीटर के करीब का, 1000 स्क्वायर फीट का जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर का जो लैंड है, वो नॉट 1000, 100 आई थिंक, उससे भी कम था, 100 के करीब, 100 स्क्वायर किलोमीटर का जो लैंड है उसको उनको गिफ्ट कर दिया. बिकॉज वी नो कि इन इन यू नो लॉन्ग टर्म में हमारा ही भला होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं ऑलरेडी इट शुड नॉट बी कॉज ऑफ कंसर्न. दूसरी चीज थी यहाँ पर देखो ध्यान से, दो प्रॉब्लम है. यहाँ पर एक आइलैंड था, और नहीं यहाँ नहीं था, थोड़ा यहाँ पर था. ओके, ये बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर पे था, इसका नाम था सरमूर आइलैंड. अब ये जो था ये भगवान ने ही सॉल्व कर दिया इसको. अब ये जो मूर आइलैंड था, सरमूर आइलैंड था, ये इंडिया भी क्लेम करता था और बांग्लादेश भी क्लेम करता था. वाई? बिकॉज this entire region is natural gas rich and we both are energy poor country. इंडिया भी एनर्जी पुअर कंट्री है. और 2005 में जो सुनामी आई थी 4 में, और साइक्लोन्स आए थे, मल्टीपल जो साइक्लोन्स आए थे, उसके चलते धीरे 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 करके जो सरमूर आइलैंड है उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, और वो सरमूर आइलैंड जो है वो नीचे चला गया. सो दिस बेसिकली यू नो क्लियर्ड द प्रॉब्लम्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. अब क्या है, बांग्लादेश जो है वो इस रीजन में रिलायंस को उसने अभी हाल में दिया है, जो मोटा भाई की कंपनी है, अंबानी की कंपनी है इस रीजन में. ओके, रिलायंस को मिला है एक्सप्लोरेशन का वो ऑप्शन. एंड यहाँ पर रिलायंस जो है वो नेचुरल गैस को एक्सप्लोर कर रही है. एंड द बांग्लादेशी गवर्नमेंट हैज अलॉटेड. यहाँ पर हमारे एक प्रॉब्लम क्या है, अगर हसीना जाती हैं, शेख हसीना, तो हो सकता है कि चाइनीज कंपनी आके ड्रिलिंग स्टार्ट कर दे, और वो डायरेक्टली इंडिया के बॉर्डर से रिलेटेड है. तीसरी प्रॉब्लम क्या है, माइग्रेशन की. तो ये बॉर्डर देख लो, तो बांग्लादेश का बॉर्डर इंडिया के साथ उतना ज्यादा इस पे प्रॉब्लम नहीं था, तो उसके लिए हमने उतने स्ट्रिंजेंट मेजर्स नहीं लिए. वी डिड नॉट टेक दोज दैट मेनी स्ट्रिंजेंट मेजर्स. लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है दैट दीज बांग्लादेश में क्या है कि थोड़ी सी गरीबी थी पहले, तो आसाम में फ्लड करने लगे. ओके, बिहार में फ्लड करने लगे. आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, आसाम का जो लोअर प्लेन है उसमें डेमोग्राफिक्स हैज चेंज. जो नेटिव आसामीज नहीं रहते हैं अब ज्यादा, वहां पर आपको यू नो बांग्लादेशीज मिल जाएंगे. और यहाँ पर आपको पता है ये एरिया जो है दिस इज कॉल्ड पूर्वांचल. पूर्वांचल नाम है इसका. एंड यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट रिसेंटली आस्क्ड फॉर उर्दू एंड बंगाली टीचर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. उर्दू और बंगाली टीचर के रिक्रूटमेंट का फॉर्म डिक्लेयर हुआ था, रिक्रूटमेंट डिक्लेयर हुआ था. उसके पीछे का रीजन क्या है, एंटायर पूर्वांचल में बांग्लादेशीज हैव फ्लडेड.
द बांग्लादेशी पीपल हैव फ्लडेड, एंड बांग्लादेश में उर्दू बंगाली बोली जाती है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम बिहार में ओके बंगाली के टीचर्स एंड उर्दू के टीचर्स इस लेवल पे, इस स्केल पे रिक्रूट हुए। ओके एंड यहाँ पर देन मेघालय में भी कुछ इशू है, एंड पीपल दे आर क्लैशिंग विद द गारो खासी एंड जैंतिया ट्राइब्स। एंड उसके बाद यहाँ पर त्रिपुरा में भी प्रॉब्लम है। उसके बाद आसाम का जो लोअर प्लेन है वहां पर प्रॉब्लम है। वेस्ट बंगाल के बहुत सारे गांव में अगर जाओगे, ग्राउंड जीरो पे मैंने बात की है बहुत सारे लोगों से, तो 20 years बैक जो इंडियन बंगालीज, ओके, जो इंडियन हिंदू बंगालीज के गांव होते थे, नाउ दे हैव बीन कैप्चर्ड बाय दी बांग्लादेशीज हु हैव इलीगली माइग्रेटेड। तो वहां पर क्या है कि पहले आपको बांग्लादेशीज ने क्या किया था, धीरे धीरे करके यहाँ तक आए, पहले थोड़ा सा बॉर्डर एरियाज पे ही रुके रहे, उसके बाद अब पुश कर रहे हैं। एंड दे हैव बीन ड्यू टू सम पॉलिटिकल इश्यूज, दे हैव बीन पुशिंग, ओके, दे हैव बीन पुशिंग अंदर तक एंड चेंजिंग द डेमोग्राफिक्स ऑफ द इंटायर स्टेट। और जो करंट डिस्पेंसेशन है उसका वोट बैंक, ओके, वोट कंसोलिडेशन में हेल्प करता है। इट वोट्स एंड इट डज द डर्टी वर्क। आपको पता है बंगाल में कितना इलेक्टोरल वायलेंस होता है, तो उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। ओके, सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम रहती है बांग्लादेश के साथ, दैट इज मच मच डिस्कस्ड। ओके, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम एक और है, इन फ्यूचर क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ये वाला जो रीजन है देख रहे हो, आप देख रहे हो ये पूरा सुंदरबंस का जो डेल्टा है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड, प्रॉब्लम है कि ये इट्स वेरी वोलेटाइल, इट्स हाईली वोलेटाइल। तो बोला जाता है कि इतना पार्ट जो है, बांग्लादेश इज अ वेरी वेरी डेंस कंट्री, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है। आप ढाका जाओगे तो डर जाओगे, इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है। तो यहाँ से ये जो रीजन है ये पूरा, इट्स अ वेरी पॉपुलेशन डेंसिटी हाई। यहाँ पर आपको कॉक्स बाजार मिल जाएगा, बहुत ज्यादा यहाँ पर लोग रहते हैं। ओके, देन आपको चिटगोंग मिल जाएगा नीचे में, चिटगोंग, खुलना। सो ये सारे जो एरियाज हैं ये डूब जाएंगे। अगर ऐसा कहा जाता है कि बांग्लादेश की पॉपुलेशन ऊपर जाएगी तो प्रेशर दोस्त इंडिया पे भी आएगा, क्योंकि आधा अगर बांग्लादेश 2070 तक आधा बांग्लादेश अगर डूब जाएगा ड्यू टू राइज इन सी लेवल, तो लोग कहाँ भागेंगे, लोग भागेंगे इंडिया में। ओके, तो ये प्रॉब्लम है बांग्लादेश के साथ। एनी क्वेश्चन दैट यू गाइस हैव? अब बचा क्या है, म्यांमार, श्रीलंका और लक्षद्वीप एंड ओके भूटान। ओके, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। अब मैं आऊंगा भूटान पे। भूटान, इंडिया इज अ रिलेटिवली, यस वैभव पूछो। हम्म। सर अगर हम सर चाहे तो हम सर चिटागोंग पोर्ट को हमसे लीज पर नहीं ले सकते, ताकि सर जो नॉर्थ ईस्ट का जो है आइसोलेशन उसको सर हम खत्म कर सकें। कौन सा पोर्ट? सर चिटागोंग। चिटागोंग का पोर्ट, वी हैव मेड सम इन्वेस्टमेंट्स आई थिंक चाइना के साथ। देखो इंडिया के साथ ये प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ना बहुत इमोशनल हैं विथ रिगार्ड्स टू आवर नेबरहुड। ठीक है, दिस इज अ थ्योरी दैट वी हैव कम अप, एंड इट्स लाइक बी कोल्ड। ओके, बी कोल्ड इन द सेंस कि इंडिया इज वेरी इमोशनल। हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब नेबर से डील करते हैं कि तुम्हारे साथ हम बिरयानी खाएंगे, तुम्हें तो हमने इतने पैसे दिए फिर भी तुमने हमें बैक स्टैब किया। इंडिया हैज टू बी असर्टिव, इंडिया हैज टू लर्न टू बी असर्टिव। और हमें चिटगोंग का पोर्ट लेना चाहिए। वी शुड ऑल्सो टेक बिकॉज चाइनीज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा अगर वहां पर। ओके, चाइनीज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा तो वहां बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और अभी यूएस के साथ आप देख रहे हो, यूएस प्रेशर कर रहा है शेख हसीना को, एंड इट इज गोइंग टू मेस अस अप। अब प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रॉब्लम क्या है कि अगर इंडिया यूएस के अगेंस्ट नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली शेख हसीना इज गोइंग टू टर्न टुवर्ड्स चाइना, चाइना की तरफ टर्न करेंगी। ओके, एंड इंडिया इज इन अ डायलेमा, and this actually tells us that the US gives jack shit about our strategic autonomy and our own preferences. US is not our friend in that regard. यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है, बट यूएस, अगर यूनाइटेड स्टेट्स तुम्हारे खुद के
स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम्स को नहीं समझता है कि भाई बांग्लादेश से हसीना को हटा दोगे, लिटरली एक अगला पाकिस्तान क्रिएट हो जाएगा ईस्टर्न फ्रंट पे। 2001 2002 की मैं बात बता रहा हूं, जब शेख हसीना का पहला टर्म खत्म हुआ था, बीएसएफ के सोल्जर्स को ना बिहेड करते थे बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स, और उनको लिटरली पिग्स की तरह घुमाते थे। वाई? बिकॉज शेख हसीना के समय कुछ ट्राई किया गया उनको कंट्रोल करने का, रेडिकल एलिमेंट्स इन द बांग्लादेशी आर्मी एंड द बीजीबी, दैट इज द बांग्लादेशी बीबी बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स, कम करने की कोशिश की गई, तो रिप्रेस हुआ। तो जब हसीना गई अपने एक टर्म के बाद, शी वॉज वोटेड आउट ऑफ पावर, और जब वो गई तो इतना ज्यादा एक एंटी इंडिया वेव आया। and you have to brace yourself, my friend, this is going to be a total storm। एक पूरा स्टॉर्म आएगा अगर शेख हसीना जिस दिन पावर जाता है उस दिन बांग्लादेश के अंदर स्टॉर्म आएगा, और इंडिया इज नॉट रेडी टू हैंडल। देयर विल बी आर्टिलरी फायर्स, दिस इज माय प्रेडिक्शन दैट दे आर गोइंग टू बी आर्टिलरी, वी हैव टू कॉल इन आवर आर्टिलरी, इतना ज्यादा बॉर्डर हीट अप हो जाएगा। और वहां पर इंडिया को अब स्टेप अप करना है, दैट साम दाम दंड भेद जो करके बांग्लादेश में हसीना, और हसीना जी अभी 80 की होने जा रही हैं, अभी हो सकता है कि 5 6 साल 7 साल के बाद, अभी तो वो शी इज नॉट रूलिंग, उनकी बेटी सारा डिसीजन लेती हैं, लेकिन द सिंबल ऑफ पावर इज विथ हसीना। जब तक हसीना मैडम जिंदा है तब तक सिंबल ऑफ पावर है कि ठीक है, दिस लेडी इज अलाइव। लेकिन जिस दिन ये जाती हैं उस दिन वी इंडिया नीड्स टू डिवाइज अ प्लान ऑफ सक्सेशन, अदरवाइज इट इज गोइंग टू क्रिएट अ हैवॉक। ओके, एनीवेज बांग्लादेश हटाओ। अब मैं भूटान पे आता हूँ। भूटान के साथ प्रॉब्लम्स, हमारी दो प्रॉब्लम है, एक है चाइना बेस्ड प्रॉब्लम, दूसरी है इंसर्जेंसी बेस्ड प्रॉब्लम। सो भूटान के साथ पहले प्रॉब्लम होती थी बिकॉज भूटान के साथ हमारा बॉर्डर इज हेविली फॉरेस्टेड, और भूटान के साथ हमने अपने बॉर्डर को फेंस नहीं किया है, भूटान के साथ ओपन बॉर्डर रखा है। और यहाँ पर आपको मानस याद है? मानस मैंने पढ़ाया था एनवायरमेंट की क्लास में। मानस जो है, मानस नेशनल पार्क, दोनों मानस रिवर दोनों तरफ है, वहां पर रॉयल मानस नेशनल पार्क बोलते हैं, और इंडिया में उसको मानस नेशनल पार्क बोलते हैं। ओके, यस। एंड भूटान के साथ उल्फा के कमांडोज थे, लेड बाय प्रफुल्ल बारुआ। एंड दिस मिस्टर बारुआ जो है, ही यूज्ड टू लीड दी उल्फा। उल्फा का जो उल्फा इज अ बेसिकली सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन असम, और असम में चाह रहा था कि असम को हम अलग कर दें फ्रॉम द इंडियन यूनियन। ओके, तो भूटान के सदर्न बॉर्डर पे इट्स हेविली फॉरेस्टेड, और वहां पर ज्यादा लोग नहीं रहते, थोड़े से गांव है, दैट्स इट। तो उल्फा के कमांडोज जो हैं भूटान में बेस बना के और इंडिया में असम में अटैक करते थे। दे यूज्ड टू अटैक इंडियन फोर्सेस एंड देन दे यूज्ड टू गो बैक टू भूटान। यस वैभव, यू वांट टू से समथिंग? ओके, सर भूटान ने भी सर कभी कभार डबल गेम खेलने की कोशिश करी। ऑब्वियसली they'll play, obviously they are going to play, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू। देखो हर कोई करता है, इट्स नॉट अबाउट डबल गेम, बट कोई भी तुमसे आके ये नहीं बोलेगा। डिप्लोमेसी का रूल है, फर्स्ट रूल है, एवरीबडी इज आउट देयर लुकिंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। भूटान में इतना पता है भूटान में इंडिया का क्या इम्पैक्ट है? भूटान के मैनिफेस्टो में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ था, अभी आई थिंक दिस गाय शेरिंग तोबगे, ही व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, उसका पहला प्रॉमिस था दैट आई विल रिड्यूस the gas prices by asking India to increase the subsidy। उसका पहला प्रॉमिस था मैनिफेस्टो में। एंड बोथ द पीपल, द शेरिंग तोबगे और उसका जो अपोनेंट था, बोथ ऑफ देम प्रॉमिस कि मैं इंडिया से बोल के सब्सिडी बढ़ाऊंगा। सो भूटान एज अ कंट्री इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन इंडिया। अब उल्फा वाला समझो, पहले उल्फा जो क्या करता था, साउथ भूटान में अपना बेसिस बना लेता था और असम में अटैक करता था, एंड यूज्ड टू इन्फ्लिक्ट अ लॉट ऑफ डैमेज। तो हमने भूटानीज आर्मी को ट्रेन किया और उनको बोला कि आप एक ऑपरेशन स्टार्ट करो जिसका नाम रहेगा ऑपरेशन ऑल आउट। अब ये ऑपरेशन कैसे हुआ था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बता देता हूं मैं। यू वांट टू आस्क समथिंग वैभव? ओके, ओके, नो वरीज। ऑपरेशन ऑल आउट था, ऑपरेशन ऑल आउट था। तो भूटान में बेसिकली क्या हुआ था कि एक भूटानीज ब्रिगेडियर था, ओके सॉरी भूटानीज कर्नल था, वो गया उल्फा के बेस पे
एंड ही टोल्ड द उल्फा पीपल कि मैं आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग, और किंग आपके यहाँ आना चाहते हैं। तो उल्फा वाले बड़े खुश हो गए कि हमारे यहाँ किंग आना चाहते हैं, वाह 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 वाह। एंड देन द उल्फा में दोनों कैडर्स थे, उल्फा में मेल कैडर थे और उल्फा में फीमेल कैडर थे। तो फीमेल कैडर को बोला गया कि आप रंगोली बनाइए। और आसामीज एक बहुत डेलिकेसी होती है, पिट्ठा सुना है, पिट्ठा, उसमें वो चावल के आटा के में कुछ भर के डाल देते हैं। एंड द फीमेल कैडर वेयर मेकिंग दैट, एंड द आसामीज जो मेल कैडर है, उल्फा कैडर, दे वेयर प्रिपेयरिंग अ डांस फॉर द किंग। एंड जितना भी बहुत ही खुशनुमा माहौल था उल्फा के बेस पे कि किंग आ रहा है भूटान का। एंड देन व्हाट हैपेंड, द भूटानीज आर्मी उनको घेर लेती है और घेर के फायरिंग स्टार्ट कर देती है। बेसिकली दे स्टार्टेड फायरिंग एंड द इंटायर बेस, बिकॉज दे उनको जाके इजी कर दिया, दे वेर नॉट ऑन गार्ड। सारे गार्ड्स जो थे वो डांस प्रैक्टिस करने में बिजी थे, और सारी जो फीमेल गार्ड्स थी दे वेर बिजी इन मेकिंग बेसिकली दैट रंगोली। एंड देन ऑल आउट जो था, ऑपरेशन ऑल आउट इनिशिएट हुआ, ऑपरेशन ऑल आउट, एंड सदर्न भूटान से सारे भागे इंडिया में। और जब इंडिया में भागे तो इंडियन आर्मी वेट कर रही थी उनका। तो दोनों तरफ से उल्फा को पकड़ लिया गया, एंड दैट बारुआ गाय, प्रफुल्ल बारुआ, ही वाज कैप्चर्ड एंड ही वाज टेकन बाय अ हेलीकॉप्टर। और उसको फाइनली उल्फा का थ्रेट जो है वो खत्म हो गया। ओके। भूटान में दूसरी प्रॉब्लम है डोकलाम की। तो भूटान जो है उसका अराउंड 20-25% ऑफ द भूटानीज टेरिटरी इज क्लेम्ड बाय चाइना। ओके, चाइना क्लेम करता है भूटान की टेरिटरी, और डोकलाम में उसने यही किया था। डोकलाम इज अ भूटानीज टेरिटरी बाय द वे, डोकलाम इंडिया में नहीं है। और इंडिया का भूटान के साथ फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट की ट्रीटी है। ओके, आई थिंक 2006 में हमने रिन्यू की थी उनके साथ। और जो फ्रेंडशिप म्यूचुअल ट्रीटी है ओरिजिनली साइंड इन 1949, और फिर उसके अंडर इंडिया जो है डिफेंस प्रोवाइड करेगी भूटान को, इफ भूटान इज अटैक्ड। तो हम गए अपना ट्रीटी ऑब्लिगेशन फुलफिल करने डोकलाम में। और डोकलाम क्यों चाहती है चाइना? बिकॉज डोकलाम यहां पर है, समझो ऐसे, थोड़ा मैं और उसको कर देता हूं। यहां पर डोकलाम है, जो डोकलाम से डायरेक्ट हमारे चिकन नेक पे अटैक कर सकती है। ओके, डोकलाम से हमारे चिकन नेक पे अटैक कर सकती है। दिस इज द प्रॉब्लम विद भूटान, ऑल्दो भूटान इज अ रिलेटिवली पीसफुल कंट्री। आप जब एम्बेसडर, सॉरी एम्बेसडर बोल रहा हूँ, फॉरेन सर्विस में जाएंगे तो वहां पर आपको सर्व करने का मौका मिलेगा। देर आर ओके, दो जगह हमारा एम्बेसी है वहां पर। एक कॉन्सुल जनरल है फुन शिलिंग में, दार्जिलिंग के बॉर्डर पे फुन शिलिंग में। और एक है थिम्पू में, थिम्पू में हमारी प्रॉपर एम्बेसी है। ओके, भूटान को ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी हम देते रहते हैं। अब हम यहाँ आ जाते हैं म्यांमार में। ओके, म्यांमार के साथ जो हमारा बॉर्डर है, म्यांमार के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसमें प्रॉब्लम अगेन वही है। म्यांमार इज अ वेरी अनस्टेबल कंट्री इन दी नॉर्थ। ये वाला जो रीजन है इसमें म्यांमार बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं। ठीक है, काचिन आर्मी है, काचिन आर्मी हो गई, देन रखाइन स्टेट आर्मी, ओके, देन साल्वेशन आर्मी करके एक है, देन क्रिश्चियंस की भी एक आर्मी है। वहाँ के जो क्रिश्चियंस होते हैं उनकी आर्मी है, बिकॉज म्यांमार इज अ बुद्धिस्ट कंट्री। तो क्रिश्चियंस मुस्लिम्स जो है उन्होंने अपनी अपनी इंसर्जेंट ग्रुप्स बना लिए। हाँ, सब मिलिट्री जनता के खिलाफ है, अपने में भी लड़ते हैं एक दूसरे से, लेकिन सब बेसिकली जो है वो मिलिट्री जुनता के खिलाफ है। मिलिट्री जुनता जो है वो बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट डोमिनेटेड है। साउथ म्यांमार ऐसे समझो, ये वाला जो रीजन है दिस इज बुद्धिस्ट डोमिनेटेड। और ऊपर में आपको जो मिजोरम से बॉर्डर है, मिजोरम इज अ क्रिश्चियन स्टेट, आपको पता है ना। मिजोरम, मणिपुर इज अ, सॉरी मणिपुर बोल रहा हूँ, मिजोरम इज अ क्रिश्चियन स्टेट। तो उसके आसपास वाले एरिया में भी बहुत सारी क्रिश्चियनिटी फैल चुकी है। और ये वाला जो पार्ट है जहाँ रोहिंग्या रहते हैं, रोहिंग्या वगैरह जहाँ रहते हैं, वो मुसलमान मुस्लिम मेजोरिटी है। तो दे आर अप अगेंस्ट द बुद्धिस्ट जनता। वो समझते हैं कि जो जनता है इट्स अ सिंबल ऑफ बुद्धिस्ट हाइपर नेशनलिज्म, उनके अगेंस्ट वो काम करते हैं। एंड उसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है म्यांमार। तो ड्रग्स ट्रेड होता है, दबा के होता है, एंड देन जेड ट्रेड। ओके, म्यांमार के नॉर्थ में, नॉर्थ म्यांमार में जेड माइंस है। और जेड माइंस जो है
वहां से बहुत सारा जेड जो है, जेड इज अ काइंड ऑफ अ रॉक, ओके, शाइनी रॉक है, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, उसका बुद्धा स्टैचू बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जेड बुद्धा। तो जेड बुद्धा जो है, वो जेड स्टोन्स वगैरह वो इंडिया में स्मगल होता है, और इंडिया से स्मगल होके अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड देन साउथ में भी जाता है, थाईलैंड वगैरह से भी स्मगल हो जाता है। और देन ये म्यांमार अलोंग विथ लाओस एंड थाईलैंड, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गोल्डन ट्रायंगल, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गोल्डन ट्रायंगल। और जो गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है, उसके वजह से मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इन सारे स्टेट्स में जो है हमारा ड्रग्स आता है, पूरे इंडिया में फैल जाता है। आपको मिजोरम का, सॉरी, म्यांमार का जो ड्रग है, मुंबई में भी आपको स्नॉट करते हुए लोग मिल जाएंगे। सो ये म्यांमार के साथ हमारी प्रॉब्लम है, और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक और प्रॉब्लम है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेके, दैट सूची, ऑंग सान सूची जो है, शी हैड स्टडीड इन इंडिया, उनका इमोशनल कनेक्ट है इंडिया के साथ, एंड शी वॉज पुट अंडर हाउस अरेस्ट। म्यांमार में ज्यादा दिन डेमोक्रेसी टिकती नहीं है। और इंडिया का एक डायलेमा क्या है कि म्यांमार के साथ, इंडिया का डायलेमा है कि म्यांमार के साथ हम अगर ज्यादा हम उनको बोलें कि आप डेमोक्रेटिक वे में फंक्शन करो, जो कि चलता नहीं है वहां पर डेमोक्रेटिक वे, तो हो सकता है कि वो चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं उसको यूटिलाइज करके हमारे अगेंस्ट हो जाए। सो एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस करना होता है। दूसरा प्रॉब्लम अगेन म्यांमार के साथ यही आता है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंट ग्रुप्स लाइक द एनएससीएन के, ओके, एनएससीएन, देन सॉरी, एनएससीएन जो है आपका, मिजोरम के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, अभी तो मिजोरम के साथ हमारे अकॉर्ड हो गया 86 में। मणिपुर जो है, मणिपुरी पीएलए जो है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर, ये सारे जो उल्फा वगैरह भी है असम का, तो वो सारे कहाँ पर रहते हैं? वो सारे रहते हैं यहाँ पर म्यांमार में, अपना बेस लगा रखा है। ओके, नहीं, द बर्मीज आर्मी आर नॉट एक्टिवली एंटी इंडिया, नो, दे आर नॉट एक्टिवली एंटी इंडिया, और अच्छे रिलेशंस हैं हमारे उनके साथ। ओके, अभी आई थिंक उनको हमने एक अपना सबमरीन भी गिफ्ट किया था हाल फिलहाल में। ओके, आई थिंक एक सिंधु क्लास, किलो क्लास सबमरीन, जो सिंधु रक्षक या सिंधु दुर्ग, आई थिंक वी हैव गिफ्टेड देम। ऑलराइट। सो ये म्यांमार के साथ प्रॉब्लम है। म्यांमार आर्मी के साथ जो है हम अच्छे रिलेशंस बना के रखते हैं, बिकॉज इंसर्जेंट ग्रुप्स के अगेंस्ट बर्मीज आर्मी हेल्प करती है हमें। अगर आपने उरी मूवी देखी होगी तो उसमें पहला सीन कहाँ स्टार्ट होता है? यू गाइस रिमेम्बर उरी मूवी जो आपने देखा है, उसमें पहला सीन जो है वो बर्मीज बॉर्डर पे ही स्टार्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको अब हम नीचे चले जाते हैं, ऊपर का सारा कंट्री हमने कर लिया, मालदीव्स और श्रीलंका पे चले जाते हैं। तो श्रीलंका के साथ, ओके, हमारा बहुत एंशियंट रिलेशंस है। बहुत सारे तमिल किंगडम्स, चोला किंगडम जो है उसने, और पांड्या किंगडम्स जो है, उन्होंने श्रीलंका के साथ रिलेशंस रखे हैं, कभी अच्छे कभी खराब। कभी श्रीलंका हमारे अंडर भी था, अंडर द चोलास। और श्रीलंका जो है ऐसा है, देखो, मैंने आपको बता चुका हूँ ना, पढ़ा चुका हूँ श्रीलंकन सिविल वॉर, लेकिन थोड़ा सा जल्दी से इसको यहाँ फिर बता देता हूँ। ये सिन्हाला एरियाज है, दिस इज द सिन्हाला एरिया, सिन्हाला, और ये है आपका तमिल एरिया। ओके, तो तमिल जो है बेसिकली दे वेर पैट्रोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट द सिन्हालास। तो तमिल के पास ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ श्रीलंका, जब सीलोन से पहले इसका नाम क्या था, सीलोन, तो श्रीलंका जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय तमिल वेयर इन दी गवर्नमेंट जॉब्स, बिकॉज उनको सपोर्ट करते थे ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट, द ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट, दे यूज टू सपोर्ट, okay, these, all right, these the Tamils against the Sinhala nationalists, because the Sinhalas, they used to fight the Britishers, and they used to agitate against the Britishers, whereas the Tamils जो हैं वो Britishers के पैट्रोनेज में थे, एंड उनके पास गवर्नमेंट जॉब्स थी, उनके पास क्या थी, गवर्नमेंट जॉब्स थी, और दे वर हेविली एजुकेटेड। तो व्हेन श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट, द सिन्हालास वेर इन लार्ज नंबर्स। तमिल के पास एजुकेशन और ब्यूरोक्रेसी का पावर था, लेकिन जो सिन्हालास थे उनके पास नंबर्स था, तो दे ऑब्वियसली कैप्चर्ड द पॉलिटिकल पावर, एंड देन दे मेड सिन्हाला द ओनली लैंग्वेज। सिन्हाला को ओनली लैंग्वेज डिक्लेयर करके, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, एंड दे जस्ट इग्नोर्ड द तमिल माइनॉरिटी। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, रिजर्वेशंस लाया गया, और उसके वजह से देयर वाज अ डिस्कॉर्ड, और 1970s, लेट 1970s 80s में देयर वाज एन इमोलेशन। इमोलेशन का मतलब एक औरत ने, एक लड़की ने, तमिल लड़की ने अपने आप को जला लिया था इन द यूनिवर्सिटी, और उसके वजह से बेसिकली तमिल सिविल वॉर जो है दैट स्टार्टेड। और श्रीलंका में चलता रहा तमिल सिविल वॉर। इंडिया जो है उसको अक्यूज किया गया पहले तमिल रिबेल्स को सपोर्ट करने के लिए, उसके बाद तमिल रिबेल्स ने इंडिया को फिर अक्यूज किया,
कि आप सिन्हाला आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड देन वी लॉस्ट प्राइम मिनिस्टर अंडर राजीव गांधी, उनको हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, हु वाज कैंपेनिंग इन तमिलनाडु, he was he was killed in a suicide vest attack by a LTTE suicide bomber. Okay. Family Man season 2 में same, I think the same theme is there, right? Family Man season 2, if you have seen that. एनीवेज, तो श्रीलंका के साथ ये प्रॉब्लम थी हमारे, उनका उनका जो इंटरनल डिस्टरबेंस चल रहा था, वो इंडिया भी उसमें इन्वॉल्व था बाय नेचर, ओके, बाय ज्योग्राफी। दूसरा चीज है कि ये जो एरिया है यहाँ पर देखो, तो एक यहाँ आइलैंड है, उसका नाम है कच्चा थीवू। कच्चा थीवू आइलैंड जो है, इट वाज गिफ्टेड बाय इंदिरा गांधी टू श्रीलंका इन 1970। अब यहाँ पर 72, सॉरी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम दोस्त पता है क्या है? कि आपने आइलैंड तो दे दिया दोस्त, आपने आपने आइलैंड तो दे दिया। नहीं, राजीव गांधी का सीन नहीं, फैमिली मैन में वो एलटीटी पीपल आर दी एंटागनिस्ट। कच्चा थी वो दे दिया, उससे क्या हुआ, जो श्रीलंका का मैरिटाइम क्लेम लाइन है वो आगे बढ़ गया। अब यहाँ पर क्या होता है, तमिल फिशरमैन जब जाते हैं तो श्रीलंकन नेवी उनको हैरास करती है, श्रीलंकन नेवी उनको अरेस्ट कर लेती है, श्रीलंकन नेवी उन पे फायर करती है। ओके, तो ये एक मैरिटाइम इशू है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, श्रीलंका जो है वो चाइना के साथ बहुत कोजी हो रहा है, और अभी रिसेंटली उसने एक स्पाई शिप उसको अलाउ किया था डॉक करने के लिए, अगर, और वो इस पोजीशन में था कि यहां पर डॉक्ड था, उससे वो पूरे साउथ के हमारे नेवल एसेट्स को देख सकता था। दूसरा चीज क्या प्रॉब्लम है, यहां पर एक पोर्ट है, उसका नाम है हम्बन टोटा, एंड हम्बन टोटा पोर्ट जो है, दिस इज एक्चुअली द बेस of the political base of the Rajpakse family. ओके, राजपक्से फैमिली जो है उसका उसका बेस है, पॉलिटिकल बेस है, यहीं से वो आते हैं। तो उन्होंने हम्बन टोटा में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ले लिया चाइनीज का, एंड दे आर अनेबल टू पे बैक द चाइनीज। तो श्रीलंका हैज फॉलन इंडिया जस्ट टू stick up to India. श्रीलंका हैज टेकन अनइमेजिनेबल लेवल ऑफ चाइनीज डेट, और उसके वजह से अब वो चाइना जो है श्रीलंका के एसेट्स को 99 ईयर्स के लीज पे ले रहा है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही है कि एक जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड है, श्रीलंका इज अ वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड फॉर इंडियाज, ध्यान से सुनो, इंडियाज मैरिटाइम सॉवरेंटी। इंडिया के मैरिटाइम सॉवरेंटी के लिए श्रीलंका इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दे आर जस्ट नॉट बिहेविंग देमसेल्व्स इन दैट रिगार्ड। कि आपको समझना चाहिए कि इंडिया का जो मैरिटाइम सिक्योरिटी है, आप कंटिन्यूअसली चाइनीज शिप्स को, और सबसे ब्लंडर किया था 2011 में, उन्होंने एक चाइनीज सबमरीन को डॉक करा दिया था यहाँ पर। तो ये सब चीजें होती क्यों हैं? ये सब चीजें इसलिए होती हैं, देखो, बिकॉज वी आर नॉट असर्टिव इनफ, इंडिया इज नॉट असर्टिव इनफ। आप इमोशनल हो, यू आर एन इमोशनल फूल। हम क्या करते हैं, हमने लगा कि हॉस्पिटल बना दिया दोस्त, हमें लगा कि हमने इनके लिए पोर्ट्स बना दिए, इनके लिए एजुकेशन सेंटर खोल दिया, इनके लोगों को आने दिया हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए, सो दे शुड बी ग्रेटफुल। नहीं, नहीं, नो। आप जब तक असर्ट नहीं करोगे ना, आप जब तक असर्ट नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, एंड दैट इज समथिंग दैट एक्चुअली दिस गवर्नमेंट हैज अंडरस्टूड इन सम फॉर्म और द अदर। आप अगर देखोगे इन द लास्ट 10 years, वी हैव अंडरस्टूड दिस फैक्ट। हम पहले क्या करते थे कि एक बैलेंस्ड वे हम लेते ही नहीं थे, या तो इमोशनल फूल्स, या तो दीवाने कि भाई तुम सब चीज ले लो मेरा, तुम मेरे नेबर हो, या तो हम क्या करते थे 1987 में राजीव गांधी जो है, आई थिंक ही इनवाइटेड द नेपाली किंग फॉर ब्रेकफास्ट, और नेपाली किंग रिफ्यूज्ड, तो राजीव गांधी ने पूरे नेपाल बॉर्डर पे ब्लॉकेड लगा दिया था। 2015 में भी हुआ था ब्लॉकेड, लेकिन 1987 में दैट थिंग हैपेंड कि नेपाली किंग को बुलाया था ब्रेकफास्ट के लिए, एंड द नेपाली किंग रिफ्यूज्ड। उसी के गुस्से में राजीव गांधी हैड देयर इज अ र्यूमर है, इट्स नॉट अ कंप्लीट स्टोरी, बट आप समझ रहे हो ना, आइदर वी गो टू द एंटायर एक्सट्रीम, हम बहुत एक्सट्रीम में जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में जाते हैं, या बहुत ज्यादा
दूसरे तरफ चले जाते हैं, बहुत ज्यादा दीवानेपन में चले जाते हैं. सो वी नीड अ बैलेंस पॉलिसी एंड दिस गवर्नमेंट हैज अंडरस्टूड दिस फैक्ट. श्रीलंका हैज बीन ब्रॉट बैक इनटू द फोकस. आप अगर देखोगे अभी जो रणिल विक्रमसिंघे, ही इज अ प्रो इंडिया मैन, उसको पूरा सपोर्ट, दबा के सपोर्ट इंडिया कर रही है. बट ही विल नॉट. ओके, वी हैव टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स ऑल्सो. लोकल लेवल पॉलिटिक्स में जब तक आपका इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, वहां पर आप जो है ऊपर ऊपर, यू आर प्लेइंग द मैक्रो गेम, यू हैव टू ऑल्सो प्ले द माइक्रो गेम. ओके, वहां के यूथ लीडर्स, उनसे जाके बात करो, इंडिया बुलाओ, 5 करोड़ रुपए ये लो सर, 5 करोड़ रुपए जाके हमारे लिए कैनवेसिंग करो. ओके, अपने पॉलिटिकल स्पीच में 2 बार थैंक यू इंडिया बोल दो. ये सारी चीजें जब तक नहीं होंगी, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हैपन. श्रीलंका जो है नहीं हमारे आएगा. अब थोड़ा सा इधर में नीचे चले जाओगे तो मालदीव्स आ जाएगा. तो मालदीव्स के साथ वही प्रॉब्लम है. हमने एक ऑपरेशन किया था वहां पर. ऑपरेशन था उसका कैक्टस, नाम था उसका, ऑपरेशन कैक्टस नाम था. सो ऑपरेशन कैक्टस बेसिकली क्या था, यहाँ सुनो. श्रीलंका के एलटीटी रिबल्स जो थे, श्रीलंकन एलटीटी रिबल्स, वो चले गए थे स्पीड बोट से मालदीव्स. और वहां जाके, सिंस मालदीव्स इज अ वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड कंट्री, हार्डली कोई 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 आइलैंड जो है वहां पर पॉपुलेटेड है, तो वो चाहते क्या थे कि वहां जाके अपना बेस बनाए, बिकॉज दे वेर इन प्रेशर फ्रॉम द श्रीलंकन आर्मी. तो वो चाहते थे कि वहां जाके एक कू डेटा करें. और वहां का जो प्रेसिडेंट था उस समय, गायूम, अब्दुल्ला गायूम. और अब्दुल्ला गायूम जो है, उसको दे वांटेड टू रिप्लेस एंड दे वांटेड टू एस्टैब्लिश अ बेस. तो इंडिया ने ऑपरेशन कैक्टस किया, अपने ट्रूप्स उतारे वहां पर, वहां जाके अपने ट्रूप्स उतारे. और उनको बेसिकली जो एलटीटी वाले रिबल्स थे उनको मार गिराया, उनको अरेस्ट भी किया जो बाकी बचे हुए थे. एंड ये हमारा पहला कांटेक्ट था मालदीव्स के साथ. मालदीव्स इज अ सच्चा, पहले जो था मालदीव्स बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड प्लेस था. मालदीव्स जो है बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड था, ज्यादा कुछ इंटरनेशनल सीन पे उसका कुछ रेलेवेंस था नहीं. बट ऑपरेशन कैक्टस वाज द फर्स्ट टाइम जब उसका कुछ रेलेवेंस सामने आया इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में. दूसरा चीज क्या हुआ, दैट यहाँ पर दो फैक्शन है. मालदीवियन पॉलिटिक्स में दो फैक्शन है. एक आई थिंक इज लेड बाय एक इंडिया इन कैंपेन में बोल दूंगा. ओके, एक इंडिया आउट. सो इंडिया आउट जो है, अभी जो रिसेंट जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बना है, ही इज अ इंडिया आउट गाय. तो हमेशा ये चलते रहता है. देयर इज दिस गाय, क्या नाम है उसका, नाम भूल रहा हूँ मैं, अब्दुल्ला यामीन, आई थिंक यस, अब्दुल्ला यामीन नाम है उसका. मोहम्मद नाशीद, यस सॉरी, इंडिया इन में एक नाम है बंदे का, मोहम्मद नाशीद. ओके. और इंडिया आउट वाले में, ओके, देर आर मल्टीपल पार्टीज हु आर इन द इंडिया आउट कैंपेन. तो उनके साथ पॉलिटिकल चलता है. एक बार पार्टी चेंज होती है तो इंडिया अंदर आ जाओ प्लीज, वी आर वेलकम. और एक बार पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है तो इंडिया आउट हो जाता है. ओके, देन हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं उनके अगेंस्ट दे हैव स्टार्टेड सम प्रोपेगेंडा आल्सो. बेसिकली ऑलराइट, बेसिकली ये दो दो ज्यादा छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है. यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि इंडियन नेवी और आर्मी के एसेट्स हैं, इंडियन डिफेंस फोर्सेस के एसेट्स हैं, उनको हटा दिया है. अभी के जो रिसेंट जो प्रेसिडेंट है, ही हैज सेड कि आप अपना हटा दो, ये जो एसेट्स है प्लीज रिमूव देम. एंड ये बेसिकली वापस आ जाएगा नेक्स्ट. ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ये नहीं है, ऑलराइट, ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है. नेक्स्ट नेक्स्ट कैंपेन में फिर से जीत जाएंगे तो वापस आ जाएंगे, वो वाला सिचुएशन. ओके. मालदीव्स के साथ वही है कि चाइना जो है, चाइना वहां पर जो एयरपोर्ट था पहले जीएमआर को मिला था. जीएमआर जानते हो ना, जो दिल्ली दिल्ली डेयर डेविल्स का वो था, पहले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी चलाता था. तो जीएमआर को दिया था चाइना, चाइना ने रिप्लेस कर दिया. पहले जीएमआर को दिया जब प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, तो जीएमआर को चला गया था, उनके नए माले में एक एयरपोर्ट बना रहे थे, उसके बाद चाइनीज कंपनी को दे दिया, फिर चाइनीज वेसल्स आने लगे. तो मालदीव्स और श्रीलंका दोनों का सेम प्रॉब्लम है कि हमारे जो मैरिटाइम सॉवरेंटी के इश्यूज हैं उनको वो अकाउंट में लेते नहीं है, उसी से हमें तंग करने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज द द होल इशू. और फिर उससे डिप्लोमेसी से, थोड़ा आर्म ट्विस्टिंग से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो. एनी क्वेश्चन दैट यू गाइज माइट हैव, कोई क्वेश्चन इसमें? आपको मैंने सब समझा दिया. इट्स लाइक एन आईआर क्रैश कोर्स दैट आई जस्ट गिव यू. इट वाज एन इंटरनेशनल रिलेशन प्लस इंटरनल सिक्योरिटी क्रैश कोर्स. ओके, इसको हम थोड़ा सा एड्रेस करेंगे कल, थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ेंगे, ठीक है? यस गैम्बलर भाई, पूछा जाए.
सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे जितने भी अपने जो नेबर्स से जो जितने भी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है वो एक तरह से इज ड्यू टू चाइना, ऑल राइट, क्योंकि हेलो हेलो, हम आवाज। उनके साथ कोई मतलब एग्रीएबल नेगोशिएशंस पे आ जाएं तो फिर वी वांट बी अ बिच ऑफ यूएस आल्सो, राइट। और मतलब काफी ज्यादा अपना जो स्पेंडिंग पावर है और जो मतलब वो सब